This conference will now be recorded. राइट सर, एक बार सेशन कंटिन्यू करते हैं। आज का सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आ जाइए सर सेशन में। कल हम लोगों ने जीएसटी का एक बार ओवरव्यू लिया था कि बिजी में हम जीएसटी को कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या यूटिलिटीज हैं और क्या क्या हमारे फीचर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न को एरर लेस बनाने में और सीमलेस बनाने में, ताकि रिटर्न फाइलिंग इजी हो जाए। सॉफ्टवेयर हमारी उसमें पूरी पूरी हेल्प करे। तो उसमें कुछ हमने चीज़ें देखी थी, जैसे डाउन जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन हमने सीखा था कल। और लास्ट इसमें था कि हमारा आरसीएम का मैनेजमेंट, आरसीएम कैसे होता है बिजी में, वो देखा था एक बार कंपलसरी मोड में। और कुछ यूटिलिटीज थी बल्क में डेटा को अपलोड करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए। जैसे एक पार्टी का जीएसटी नंबर है, वो आप ग्रुप में चेक कर सकते हैं मल्टीपल जीएसटी वन शॉट में। एचएसएन नंबर है, वो आप वैलिडेट कर सकते हैं एक शॉट में मल्टीपल। और इसी प्रकार से पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस भी देख सकते हैं कि किस पार्टी ने रिटर्न फाइल कर दी है और किस पार्टी ने रिटर्न फाइल अभी तक नहीं करी है। तो ये वो सारी चीज़ें थी, यूटिलिटीज थी, जो हमने लास्ट सेशन में कवर अप करी थी। इसी के साथ अब आज स्टार्ट करते हैं हम एक जो मेजर पार्ट है बिजी का, मेजर फीचर है बिजी का, वो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक ईवे बिल, ऑटोमेटिक ईवे बिल किस प्रकार से कॉन्फ़िगर होता है बिजी में और किस प्रकार से हम उसको काम कर सकते हैं आगे उसको ईवे बिल को लेकर के, वो सीखना है आज। तो चलते हैं पहले ऑटोमेटिक ईवे बिल के लिए। सर सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ऑटोमेटिक ईवे बिल कॉन्फ़िगर करना है। तो इसी के लिए हम आते हैं एक बार पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन। और यहाँ पर हमें आना होगा जीएसटी एंड वैट में। अब जीएसटी एंड वैट में टाइप ऑफ डीलर आपने यहाँ पर बता दिया, रेगुलर है आप, कंपोजिशन है, ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, रेगुलर आ गया। और इसके बाद ही हमने बता दिया कि रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, हम रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, क्वार्टरली या मंथली। हमारी रिटर्न सर मंथली जाती है, ठीक है। फिर हमने जीएसटी नंबर बता दिया कंपनी का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हमने ई वे बिल रिक्वायर्ड, क्या इस कंपनी के अंदर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेट करना है बिजी से। आपने यूजर ने कहा कि हाँ सर करना है, बिल्कुल करना है। और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कॉन्फ़िगर का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आ गया कॉन्फ़िगर का, ई वे बिल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम चलते हैं कॉन्फ़िगर। अब सबसे पहली एक ये विंडो खुल रही है ई वे बिल कॉन्फ़िगरेशन की, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ई वे बिल हमने यस किया, कॉन्फ़िगर बटन पे यहाँ पर हमने क्लिक किया। और फ्रॉम प्लेस के अंदर, फ्रॉम प्लेस में हमें बताना है हमारी वो लोकेशन जहाँ से हमारे ई वे बिल की डिलीवरी होगी, यानी कि हमारे माल की डिलीवरी होगी। जैसे हमने कहा कि हमारा ऑफिस कहाँ पर है, अ, वजीरपुर, दिल्ली, ठीक है। पिन कोड क्या है वहाँ का, और यहाँ पे आप कर देंगे लोकेशन का पिन कोड बता देंगे। लोकेशन बता दी, लोकेशन का पिन कोड बता दिया। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई डिटेल सेंट्रल और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन अमाउंट आफ्टर विच ई वे बिल इज एप्लीकेबल बी टू बी और बी टू सी। एक वो अमाउंट बताना है आप लोगों को जिस अमाउंट का बिल बनने के बाद ई वे बिल इनेबल हो जाए, या ई वे बिल आप बनाना चाहते हैं। कि आपने जैसे लिमिट बताई कि लोकल के लिए 1 लाख रुपए की है और सेंट्रल के लिए आपकी 50,000 रुपए की है, तो अगर ऐसी कुछ लिमिट्स हैं आपकी तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है आपका सेंट्रल की ट्रांजेक्शन का। सेंट्रल की ट्रांजेक्शन की लिमिट आपने बता दी सर 50,000 रुपये। फिर आपने कहा लोकल ट्रांजेक्शन, क्या लोकल में भी ई वे बिल बनाना है। ये भी चीज़ पॉसिबल है कि कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, लोकल में इन्वॉइसिंग नहीं चाहिए, उनको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे नो रहने देंगे। और अगर आप कहते हैं लोकल और इंटर स्टेट दोनों आपको ई वे बिल जनरेट करने हैं, तब आप इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ बताना है एप्लीकेबल फॉर ट्रांजेक्शन बी टू बी, बी टू सी या ओनली बी टू बी। मतलब कई बार क्या ऐसा भी होता है कि बिल्कुल जो रिटेल काउंटर पे कस्टमर आता है उसको भी आपको ई वे बिल बना के देना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, ऐसा कुछ बिजनेस है आपके पास, तो आप बोथ ले लेंगे, बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है जीएसटी में। फिर आ जाएगा बी टू सी यानी कि जहाँ पर एक पार्टी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, दूसरी पार्टी अनरजिस्टर्ड है। और अदरवाइज अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, तब आप सिलेक्ट कर लेंगे ओनली
B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे दोनों पार्टियां जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है। तो ये सिलेक्ट कर दिया हमने। अब ये जो अमाउंट हमने पहले बताया था, ये अमाउंट था सर हमारी सेंट्रल की ट्रांजेक्शन का, कि सेंट्रल की ट्रांजेक्शन पे कितने बिल के अमाउंट के बाद ई वे बिल मैंडेटरी है। और इसके बाद अब ये अमाउंट दोबारा पूछा जा रहा है, तो यहाँ दोबारा आपको अमाउंट बताना है लोकल ट्रांजेक्शन के लिए, कि लोकल के अंदर कितने अमाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कितने अमाउंट की लिमिट दी हुई है। आप लोगों ने कहा सर 1 लाख रुपए की लिमिट दी हुई है, ठीक है। इसके बाद आया डिस्टेंस आफ्टर विच ई वे बिल इज एप्लीकेबल। दो ऑप्शन है, या तो आप अमाउंट बता दीजिए या आप डिस्टेंस बता दीजिए, कि अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा की डिलीवरी है तो ई वे बिल बन जाए, ये भी ऑप्शन है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर डिलीवरी है तो आप ई वे बिल बना सकते हैं। उस जगह पर है कि लिमिट दे रखी है जो, वो डिस्टेंस में भी दी हुई है, तो आप डिस्टेंस भी यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी में। अमाउंट ऑन विच ई वे बिल इज एप्लीकेबल, कि ई वे बिल के ऊपर अमाउंट कौन सा, जो हमने अमाउंट दिया है ये 1 लाख रुपए और जो 50,000 रुपए, ये कौन सा अमाउंट है, बिल अमाउंट माना जाएगा या टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिल अमाउंट के अंदर आपका टैक्स इंक्लूड होता है सर, और अगर हम टैक्सेबल अमाउंट की बात करें तो विदाउट टैक्सेबल अमाउंट होता है, कि जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होना होता है। तो यहीं पर ये ऑप्शंस हैं कि आपको ये डिसाइड करना है, ये बताना है कि ई वे बिल जो बनेगा वो टैक्सेबल अमाउंट पे बनेगा या बिल अमाउंट पे बनेगा। ये दोनों ऑप्शन हमने ओपन रखे हुए हैं, यूजर की जो चॉइस होती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट सब यूजर्स टू चेंज ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी इन वाउचर्स। अब आपने अमाउंट के बेसिस पर और आपका डिस्टेंस के बेसिस पर ट्रांजेक्शन में ये बता दिया कि ई वे बिल कौन कौन से बिलों के लिए बनेगा। पहली चीज, क्या आप ये ऐसा चाहते हैं कि जो आपके सब यूजर्स हैं, जो भी ऑपरेटर्स हैं, वो बाद में ई वे बिल मना कर सकें, बिल के अंदर डिनाई कर सकें बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट सब यूजर टू चेंज ई वे बिल, कि सब यूजर जो है वो, अगर आपने कह दिया कि बिल में ई वे बिल बनेगा इनवॉइस के अंदर, तो यूजर उसको मना नहीं कर सकता, यूजर को ई वे बिल बनाना होगा। अब आगे चलते हैं, ये मेन पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन का, हमने यस किया है यहाँ पर। इनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, कि ई वे बिल का हमारा ये आ गया ऑटो जनरेशन। ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, क्या जो ई वे बिल बनाना है वो आप चाहते हैं ऑटो जनरेट हो जाए, बिजी से ही प्रिंट आउट होकर निकल आए, बिजी में ही उसका नंबर जनरेट हो जाए। ऐसा अगर सिनेरियो चाहिए तो हमें इस ऑप्शन को यस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया फिर आगे, ई वे बिल जीएसपी यूजर आईडी, ई वे बिल जीएसपी पासवर्ड। सर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे वर्ड जीएसटी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है जीएसपी, जिसका मतलब होता है आपका जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। कि सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ कुछ कंपनियां एज अ मिडल मैन काम करती हैं, गवर्नमेंट पोर्टल और सॉफ्टवेयर कंपनीज के बीच में, उनको जीएसपी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो यूजर आईडी पासवर्ड देना है, वो आपको ना तो अपने जीएसटी पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड देना है, और ना ही आपको अपने ई वे बिल का यूजर आईडी पासवर्ड देना है। यहाँ पे पासवर्ड देना है आपको जीएसपी का, जीएसपी की यूजर आईडी पासवर्ड। अब सवाल रहा कि ये कहाँ से मिलेगा हमें, तो बिजी का जो टाई अप है वो एक जीएसपी है, वेबटेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वेबटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको अपने ई वे बिल पर लॉगिन करना है। जो आपका रूटीन ई वे बिल का पासवर्ड है पोर्टल का, उसी के साथ आपको लॉगिन करना है। ई वे बिल पोर्टल पे आप जब लॉगिन कर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे ये यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस होता है यूजर रजिस्ट्री, यूजर मैनेजमेंट, और यूजर मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज जीएसपी, कि जीएसपी के अंदर आप जाकर के एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको वहां पर पासवर्ड देना होगा। जीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड जो वहां पर हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर लिखना होगा। जो आपका रेगुलर जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड है वो नहीं शेयर करना है आपको, डायरेक्टली देना है जीएसपी का यूजर आईडी पासवर्ड। यहाँ देख के जब हम यूजर आईडी पासवर्ड इसको सेव कर देंगे तो ये हमारे ई वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मानी जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके कर दिया हमने।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर सर बताया कॉन्फ़िगरेशन में कि हमारा जो ई वे बिल है वो लोकल में भी चाहिए होगा हमें कई बार। ठीक है, लोकल में भी हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो एक और ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसपोर्ट डिटेलिंग लोकल सेल परचेज, कि लोकल में जो ट्रांसपोर्ट और परचेज की एंट्री, लोकल में जो सेल परचेज की एंट्री आप करते हैं एलजीएसटी लेकर के, क्या उन वाउचर्स के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट का विंडो ओपन होना चाहिए? तो हमने कहा सर बिल्कुल होना चाहिए। कारण क्या है कि जो हम जैसे ई वे बिल बनाने के लिए हम सभी को पता है 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 लोगों की डिटेल चाहिए होती है। पहला होता है आपका सेलर जो सेल कर रहा है, सेकंड हो गया बायर, और थर्ड वन हो गया आपका ट्रांसपोर्टर। अब सेलर और बायर की डिटेल तो आपके पास आ गई, एक बिल क्रिएट किया। ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी आ गई, लेकिन वो मेंटेन कहाँ करेंगे, मेंशन कहाँ करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिटेल चाहिए। इसके ऑप्शन को हमने यस कर लिया और यहाँ से कर दिया सेव। ठीक है, अब आप आएंगे सेल इनवॉइस, और यहाँ पे आपने मान लिया पार्टी सिलेक्ट कर ली और एक बिल बना दिया आपने। अब आप देखेंगे सर यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिटेल के नेम से। पहली चीज तो ये लोकल का बिल था, तो जो हमने सेकंड ऑप्शन यस किया, लोकल में हमें ट्रांसपोर्ट विंडो चाहिए, वो इनेबल करने के बाद ये विंडो खुलेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने ई बिल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन लोकल वाली जब आप सेल टाइप लेके बिलिंग कर रहे हैं तो ये विंडो ही नहीं खुल रही है ट्रांसपोर्ट वाली। तो उस केस में आप चेक कर सकते हैं, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वहां पे आप लोग ये क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिटेल इन लोकल सेल परचेज। अगर यस किया हुआ है तो डेफिनेटली बिजी में वो विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखते हैं आगे बिजी में उस विंडो का यूज क्या है। सेव किया, ओके किया, अब ये विंडो खुल गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें क्या बताना है, ट्रांसपोर्टर का नेम। नीचे लिखा हुआ है, आइदर या तो हम नेम डिफाइन कर लें यहाँ पर, और आइदर या तो हम जीएसटी नंबर बता दें पार्टी का। तो ऐड करते हैं। अब यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर है हमारे पास तो हमें वो देना मैंडेटरी है, जीएसटी नंबर जरूर देना है हमें ट्रांसपोर्टर का। नहीं है तो सेव कर दिया। अब ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि सर स्टार्टिंग में जब ट्रांसपोर्टर के साथ काम स्टार्ट किया था तब जीएसटी नंबर नहीं था, कुछ दिनों बाद उसने अप्लाई कर दिया, जीएसटी नंबर आ गया, तो अपडेट कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डबल क्लिक टू अपडेट जीएसटी नंबर। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, उसका जीएसटी नंबर, ट्रांसपोर्टर का एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, स्टेट, और इवन बहुत सारी डिटेल्स है जो आप ट्रांसपोर्टर के बारे में रख सकते हैं। स्टेट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमने नाम डिफाइन कर दिया और जीएसटी नंबर दे दिया। जीआर नंबर यानी कि एक तरीके से आपका बिल्टी नंबर जिसको हम बोलते हैं, बिल्टी नंबर यहाँ पे चाहिए, बिल्टी की डेट हमें यहाँ पर चाहिए। उसके बाद फिर ऑप्शन आया व्हीकल नंबर। ठीक है, व्हीकल नंबर देना है हमें। अब ई वे बिल बनाते समय दो चीजों में से एक चीज बहुत मैंडेटरी है बिल्कुल कि आपको देनी ही देनी है। पहली चीज, या तो आप ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए, या फिर आप उसका व्हीकल नंबर मेंशन कर दीजिए। क्या मैंडेटरी है? दोनों में से एक चीज देना मैंडेटरी है, या तो ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर हो आपके पास, या फिर व्हीकल नंबर हो आपके पास। तो ये हम बता देंगे। स्टेशन टू प्लेस, अब ये स्टेशन टू प्लेस कौन सा बताना है सर? ये स्टेशन टू प्लेस बताना है पार्टी का, कि कौन सी जगह पे डिलीवरी होगी, स्टेशन टू प्लेस। अब बार बार यहाँ पे ना लिखना पड़े उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको ओके किया, पार्टी जब हम क्रिएट कर रहे हैं, पार्टी मास्टर जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्टेशन का। आप देखेंगे ट्रांसपोर्टर और स्टेशन। कई बार होता है ना कि सर एक पार्टी के साथ हमने ट्रांसपोर्टर भी फिक्स किया हुआ है कि इसके यहाँ पे इस पार्टी के यहाँ जितनी बार भी डिलीवरी होती है मैक्सिमम टाइम ट्रांसपोर्टर हमारा कौन रहता है वो हमने बता दिया यहाँ पर।
उसके बाद स्टेशन आ जाएगा, कौन से स्टेशन पर डिलीवरी होनी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहाँ का हमने दे दिया पिन कोड। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखेंगे आपकी जैसे ही हमने इसको अप्रूव किया, यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो गई, स्टेशन की भी और पिन कोड की भी। अगर तो पार्टी में बता रखा है तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा, नहीं बताया हुआ है अगर आपने तो यहाँ पे फिर आपको सर डिफाइन करना होगा पिन कोड अपना पार्टी का, मैनुअली बताना होगा स्टेशन टू प्लेस और पिन कोड। आगे पूछना, आगे ये तो हुई सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ठीक है, अब मेजर ऑप्शन तो अब यहाँ पर है कि अब आपको डिसाइड करना है क्या इस बिल के लिए ये बिल बनाना है या नहीं बनाना। आपने कह दिया यस बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है सर, मैंने इस बटन पर क्लिक किया है चेक डिस्टेंस पर। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बता दिया यहाँ से वजीरपुर दिल्ली टू ईस्ट दिल्ली, आपका हो गया डिस्टेंस 25 किलोमीटर का। ये आपने अपडेट कर दिया। ई वे बिल के लिए डिस्टेंस लिखना बहुत जरूरी है बिल के अंदर, एक तरीके से मैंडेटरी है। तो बिजी ने इसमें कितना ऑटोमेशन दिया है कि अगर आपने पार्टी का जीएसटी नंबर लिख दिया और अपना तो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बता ही दिया है, तो आपको बिजी यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देगा डिस्टेंस ऑटोमेटिकली। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है कि जो डिलीवरी हो रही है गुड्स की, बाय रोड होगी, बाय एयर होगी, बाय रेल जाएगा या बाय शिप जाएगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब टाइप कैटेगरी बतानी है कि आप क्या चीज कर रहे हैं, रेगुलर सप्लाई यानी कि सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, जॉब वर्क है, जॉब वर्क के लिए माल इशू कर रहे हैं आप। ठीक है, और एग्जीबिशन या फेयर के लिए माल दे रहे हैं, या कोई भी रीजन है फॉर ओन यूज कि अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, या फिर अदर कोई रीजन है, वो आपको यहाँ पे बताना है सर। आपने कहा सप्लाई है, सेल हो रही है हमारी। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, रेगुलर, बिल टू शिप टू कि बिल कहीं और है और शिपिंग कहीं और है, बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है, शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है। फिर आया बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये हुआ हमारे बारे में कि हमारे ऑफिस का एड्रेस अलग था और हमारे गोडाउन का एड्रेस अलग है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। कॉम्बिनेशन 2 और 3 कि दोनों ही है, हमारा भी एड्रेस अलग है डिलीवरी का और ऑफिस का, सामने वाली पार्टी का एड्रेस भी अलग है ऑफिस का और उसके गोडाउन का। ई वे बिल नंबर, अब ई वे बिल नंबर यहाँ पे आपको मैनुअली नहीं बताना है, इतनी डिटेल देने के बाद आपको आगे चलना है। सेव कर दिया, और यहाँ पे आपने कहा प्रिंट सेल इनवॉइस, फिलहाल के लिए नो कर दिया। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन तो आया नहीं सर कि ई वे बिल बनाना है या नहीं बनाना, वो कैसे करेंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन हमें और करनी होगी, हमें जाना होगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स मेन और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है और सेव कर देना है। मैं अगेन बता रहा हूँ एक चीज कि हमने बिल सेव किया था तो विंडो नहीं खुली थी हमारे पास, हम वापस जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन वाउचर सीरीज और चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या ये ऑप्शन ऑन है जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, ये ऑप्शन भी इनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज लेवल पे भी हो सकता है। आपके पास जैसे 2 सीरीज हो सकती है, सर्विस की और गुड्स की, आप कह रहे हैं सिर्फ गुड्स वाले में ई वे बिल बनता है, सर्विस वाले में ई वे बिल बनता ही नहीं है, तो उसमें हमें नहीं चाहिए कि बिजी हमसे पूछे, तो इसीलिए हमने सीरीज में ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसी के साथ हम वापस से एक बार सेव करते हैं बिल्कुल उन्हीं सारी डिटेल्स के साथ, और ये हमने देखिए इसको ओके करके ओके किया। सबसे पहला ऑप्शन आ गया ऑटो जनरेट ई वे बिल और जनरेट ई वे बिल फाइल। दो ऑप्शन है कि क्या आप चाहते हैं ऑटो जनरेट हो जाए या फिर उसकी फाइल मिल जाए, जेसन फाइल मिल जाए। हमने कहा ठीक है सर, यस किया हमने, और जैसे ही हम यस करेंगे आप लोग देखेंगे एक स्क्रीन पे ये विंडो आ गई है, ई वे बिल टू बी जनरेटेड, ऑटोमेटिक करना है, जेसन फाइल बनानी है या एक्सेल का टेम्पलेट चाहिए, प्लेन एक्सेल चाहिए, जो भी यूजर की चॉइस हो। बस यहाँ पे एक चीज अपडेट करना चाहूंगा सर सभी को कि जो ये ई वे बिल ऑटोमेटिक का प्रोविजन है, ये स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज वर्जन में ही काम करेगा। बेसिक वर्जन में आपका ऑटोमेटिक जेसन, ऑटोमेटिक और जेसन
दोनों ही नहीं होंगे, वहाँ पे सिर्फ एक्सेल टेम्पलेट होता है अगर हम बेसिक की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो ऑटोमेटिक ई वे बिल बनाने का फीचर है वो काम करेगा आपका स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, स्टैंडर्ड के साथ एंटरप्राइज। हम चलते हैं ऑटोमेटिक पर। ठीक है, ऑटोमेटिक पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है हमें, जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यूजर बिजनेस सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं ये, बाकी नॉर्मल सिनेरियो के अंदर ये डिफॉल्ट यही ऑप्शन रहेंगे। आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है, डू वांट टू प्रोसीड विद ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन और चेक पॉसिबल एरर्स। सभी को ध्यान रहा होगा कि जब हमने जीएसटी की ई रिटर्न जनरेट करी थी, जेसन फाइल बनाई थी, तो कुछ इसी तरीके से विधि ने हमें ऑप्शन दिए थे कि आप अपने ट्रांजेक्शन में एरर चेक कर लीजिए। अब ठीक उसी तरह ई वे बिल भी हमें ऑप्शन दे रहा है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई गलती तो नहीं है, तो चेक पॉसिबल एरर करते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पर आप लोग की एक स्क्रीन ओपन हो गई है जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एक एरर जरूर मिल गया है, और एरर क्या है उसका रीजन बता दिया गया है। यूक्यूसी फॉर ई वे बिल कैन नॉट बी ब्लैंक, यूक्यूसी फॉर ई वे बिल कैन नॉट बी ब्लैंक। पूरी डिटेल आ रही है यहाँ पे बिल की, आप देखेंगे स्क्रॉल करके। तो अब ये यूक्यूसी अपडेट करना है, कैसे होगा, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। अपडेट यूक्यूसी, हमें करना है यूक्यूसी अपडेट करना है, ओके किया। यूक्यूसी फॉर जीएसटी रिटर्न तो सभी को क्लियर होगा कि हमने जीएसटी रिटर्न बनाते समय आपको बताया था कि मास्टर्स बनाते समय किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यूक्यूसी जीएसटी रिटर्न के लिए हो गया। ठीक इसी प्रकार आपको यूक्यूसी बताना है ई वे बिल के लिए। गवर्नमेंट ने अलग से कोड दिया हुआ है ई वे बिल के लिए भी और जीएसटी पोर्टल के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे यूक्यूसी डिफाइन करना है, यूनिक क्वांटिटी कोड। पीसीस के लिए यूक्यूसी क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे हमने पीसीएस अलग फॉर्म में लिखा है, जीएसटी वालों ने, जीएसटी का जो पोर्टल है उन्होंने इसको अलग कोड दिया हुआ है, पीसीएस डैश पूरा पीसीएस। और जो ई वे बिल का पोर्टल है उन्होंने इसको सिंपल वे में पूरा लिख दिया है। तीनों का सिनेरियो फॉर्मेट अलग अलग हो गया है। यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। ओके, अभी एंट्री यहाँ से हट गई, तो चेक पॉसिबल एरर, जो एरर हो सकते थे ई वे बिल बनाने में वो हट गए। अब आप जा सकते हैं व्यू एंड जनरेट। अभी तक सर सारी चीजें ऑफलाइन चल रही हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन बिजी से बाहर नहीं गई है, अभी सब कुछ ऑफलाइन है, बिजी के इंटरफेस में। व्यू एंड जनरेट ई वे बिल हमने एंटर कर दिया और ये एक विंडो ओपन होकर के आ गई। अब ये बिल्कुल अब लास्ट का ऑप्शन है हमारे पास, मतलब बिजी के अंदर अगर हम ई वे बिल की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ई वे बिल की, तो ये बिल्कुल लास्ट वाली विंडो है हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम लास्ट में क्लिक कर देंगे जनरेट ई वे बिल, तो ये हमें पोर्टल पर ले जाएगा, बिजी हमारे बिहाफ पर पोर्टल पे चला जाएगा ई वे बिल के, और वहां से ई वे बिल जनरेट करके ले आएगा और इसमें सेव करा देगा बिजी में। प्रिंट आउट भी आ जाएगा और चालान भी आ जाएगा। तो जनरेट प्रोसीड करने से पहले बिजी एक लास्ट ऑप्शन आपको दे रहा है कि पूरे बिल की जो जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार। ट्रांजेक्शन डिटेल किस तरीके की है, सप्लायर डिटेल, रिसीवर डिटेल, और इसी के बाद आपका ट्रांसपोर्टर डिटेल, कि ट्रांसपोर्ट की क्या क्या डिटेल दी हुई है, और प्लस में इन्वेंट्री में आपने क्या क्या चीजें दी हुई है, ये वो सारी आ गई हैं कि इन्वेंट्री में यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई हैं। यहाँ पे आप कर देंगे जनरेट ई वे बिल। ई वे बिल could not be generated, ई वे बिल यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। तो हमने अभी यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया हुआ था, इस कारण से इसने हमें रोक दिया यहाँ पे। और ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है, इसके बाद डायरेक्टली आपका ई वे बिल नंबर यहाँ से जनरेट हो जाएगा 100% सर, आपके बिल में सेव हो जाएगा ई वे बिल नंबर आकर के। और उसके बाद उसका आप जो चालान आता है वो चालान भी आप प्रिंट कर सकते हैं। व्यू एंड जनरेट, और ये बिल्कुल लास्ट का स्टेप है। अब मान लीजिए कोई गलती अगर नजर आ जाती है यहाँ पर ई वे बिल बनाते समय, तो आप इसको क्विट कर सकते हैं और वापस ट्रांजेक्शन में जाकर के वो उन चीज़ों को ठीक कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, और फिर से जब आप बिल सेव करेंगे तो फिर से आपको ई वे बिल के लिए पूछेगा ये बिजी, और तब आपको बताना होगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है ई वे बिल का। कॉन्फ़िगरेशन एक बार करनी है,
सीरीज लेवल पर भी आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अगर अलग अलग सीरीज चल रही है तो, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। और इस पूरे ऑटोमेशन फीचर की वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो भी अगर आप रेफर करना चाहें तो देख सकते हैं, किसी को अगर बताना हो तो। यहाँ पे ये पूरी वीडियो दी हुई है ई वे बिल की, एंड डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक ओवरऑल ई वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्विट करते हैं। तो ये था सर आज का पहला टॉपिक हमारा, ऑटोमेटिक ई वे बिल का। ठीक है, इसी के साथ अब क्वेश्चन एक रहा कि मोबाइल ऐप बिजी 18 में जो हमारे पास आई थी, मोबाइल ऐप बिजी 18 में आई थी हमारे पास, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है बिजी ने, अपने बिजी सॉफ्टवेयर के साथ एक मोबाइल ऐप का प्रोविजन दिया है एंड्रॉयड वर्जन। उसको एक हम पीपीटी की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐप है, कैसे चलेगी, वो कैसे काम करेगी। तो चलते हैं एक बार मोबाइल ऐप की तरफ। सबसे पहले देखते हैं मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्या और किस प्रकार से काम करेंगी। सबसे पहली चीज तो सर ये है कि प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोगों को, अगर मोबाइल ऐप आप लोगों को या यूजर को यूज करनी है तो प्ले स्टोर पे बिजी ऐप के नाम से मोबाइल ऐप मिल जाएगी आपको, बिजी ऐप के नाम से। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन का, बिजी की मोबाइल एप्लीकेशन का ये फर्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला तो ऑप्शन आ रहा है कंपनी मोड और पार्टी मोड, दोनों का मतलब क्या है। कंपनी मोड का मतलब है कि हम अपने एग्जीक्यूटिव्स को दे रहे हैं, अपना इंटरनल यूज के लिए दे रहे हैं बिजली की मोबाइल ऐप, तो वो हो जाएगा आपका कंपनी मोड से। ठीक है, वो हो जाएगा कंपनी मोड आपका। पार्टी मोड हो गया कि आपने ये मोबाइल एप्लीकेशन अपने किसी वेंडर को देनी है एक्सेस करने के लिए, या मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव को भी देनी है सिर्फ लिमिटेड राइट्स के साथ, कि वो सिर्फ लेजर देख सके पार्टियों के, या फिर आपका सेल्स ऑर्डर वगैरह पंच कर सके। तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, कंपनी मोड और पार्टी मोड का। इसके बाद कनेक्शन टाइप, कनेक्शन का टाइप क्या रहेगा, मतलब कनेक्टिविटी आप कैसे देंगे। कनेक्टिविटी हम कैसे देंगे ये हमें बताना है। इंटरनेट पे देना है या लैन पर देना है, दो तरीके हैं कि आप सेम नेटवर्किंग के अंदर मोबाइल ऐप चला रहे हैं, मतलब आपने कहा कि पूरे ऑफिस में इंटरनेट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, एक नेटवर्क है सेम, तो आपने मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगर की हुई है और वो वाईफाई से कनेक्ट की हुई है, उसी सेम वाईफाई से, सेम नेटवर्क से जिससे आपका सर्वर सिस्टम कनेक्टेड है। तो उस सिनेरियो में ये लैन पे चलेगा। आउटसाइड ऑफिस अगर आपको वो मोबाइल एप्लीकेशन चलाना है तो आपको जाना होगा इंटरनेट पर। आउटसाइड प्रीमाइसेस अगर मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस करनी है तो आपको जाना होगा इंटरनेट ऑप्शन पे। लैन पे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार है। लैन पे इनेबल किया हमने, एक बीडएप आईडी बिजी में बनानी होती है। बीडएप आईडी, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी, कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी वो देखते हैं एक बार। पहले आगे बढ़ने से पहले बीडएप आईडी को समझते हैं हम कि बीडएप आईडी कैसे बनेगी। तो वापस एक बार बिजी में आते हैं और हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जनरल। जनरल में आप देखेंगे यहाँ पर सर ऑप्शन है इनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडएप। ठीक है, आपने यस किया और कॉन्फ़िगर किया। तो यहाँ पे आपको सर बीडएप आईडी बतानी है, क्या ऑप्शन देना है, बीडएप आईडी बतानी है यहाँ पर। अब वो बीडएप आईडी बनेगी कैसे, जैसे हम लोग जीमेल पे मेल आईडी बनाते हैं, जीमेल पे मेल आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बीडएप आईडी भी बनेगी। मान लीजिए अगर किसी ने पहले एक नेम से बीडएप आईडी बनाई हुई है तो उस नेम से आप बीडएप आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने अपने यूज के लिए एक बनाई हुई है बीडएप आईडी, और इसको हम अगर देखिए नाम लिख करके बीडएप आईडी जो जिस नाम से हम बनाना चाह रहे हैं, वो बीडएप आईडी अगर किसी बिजी यूजर ने पहले यूज कर ली है तो बिजी हमें रोक देगा, बीडएप आईडी मना कर देगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपको क्या करना होगा,
इसमें कुछ एडिटिंग करनी होगी, 1 2 लगा दीजिए या तो, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्ट हो गई है। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पर। बीडीएफ आईडी तो बना लिया आपने, एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासवर्ड आपको अपनी मर्जी से रखना है, कोई भी एक पासवर्ड रखिए। और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि नेम आपको बताना है, पासवर्ड ब्लैंक, नेम बताना है। अब ये नेम किसका है, ये नेम बताना है आपको अपनी कंपनी का सर, जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो बताना है। इसलिए इसका कारण ये है कि ये जब बीडीएफ आईडी आप किसी को देंगे, मान लीजिए बिजी यूजर को आप बीडीएफ आईडी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जब वो इसको वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो नेम दिखाएगा यहाँ पर आपकी कंपनी का। जो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे वो सामने वाले क्लाइंट को दिखाया जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप या तो अपना नाम लिखिए अगर आपके नाम से आप ज़्यादा फेमस है मार्केट में, या आपका बिजनेस अगर बिजनेस के नेम से चलता है, फर्म के नेम से, तो आप फर्म का नेम लिख दीजिए। ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के बारे में, क्रिएट बीडीएफ आईडी करनी है आपको और यहाँ से क्विट कर देना, ठीक है। क्रेडेंशियल्स गलत है, आईडी तो एक्सेप्ट हो गई है, पासवर्ड गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बीडीएफ पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिस एंड दिस, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। अगर कोई यूजर पासवर्ड भूल गया है तो उनका पासवर्ड उनकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। आप लोगों के साथ सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी मेल आईडी की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने मेरे को इसका पासवर्ड बता दिया है। जो हमारी मेल आईडी का पासवर्ड, बीडीएफ आईडी का पासवर्ड मिस हो गया था, तो यहाँ पे हम वो पासवर्ड लिख लेंगे। और जैसे ही पासवर्ड लिख के ओके कर रहे हैं हम, ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट हो गई, कंपनी का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, मेल आईडी आ गई, और ये आपकी कंपनी का आप लोगो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पूरी बीडीएफ आईडी आप लोगों को बनानी है और उसको करना है सेव। एक कंपनी के लिए एक बीडीएफ आईडी चलेगी। अगर आपने कहा कि बिजी में आपकी 4 कंपनियां चल रही हैं अलग अलग, तो 4 अलग अलग बीडीएफ आईडी सर बनानी होगी। आप सिंपल वे में ये समझिए कि आप अपनी कंपनी के डेटाबेस के लिए एक आईडी बना रहे हैं, तो एक डेटाबेस की एक आईडी चलेगी। ये आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है। कुछ चेंजेस हो गए हैं बाद में, मान लीजिए नाम चेंज हो गया, कुछ और चेंज हो गया, तो वो आप यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल में आके चेंज कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल करेंगे, यहाँ चेंज कर सकते हैं। लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। डिलीट करनी है आईडी कि हाँ आगे से ये आईडी यूज नहीं करनी है हमें, तो आप आईडी डिलीट भी कर सकते हैं। सेव कर दिया। और नीचे इसके बाद फिर एक और ऑप्शन आ गया आपके पास, इनेबल बिजी मोबाइल एप्लीकेशन। ये तो बीडीएफ आईडी बनाने का प्रोविजन हो गया। बीडीएफ आईडी कैसे बनती है वो हमने देखा और सीखा। इसके बाद क्या इस कंपनी में मोबाइल एप्लीकेशन चलानी है? बिल्कुल चलानी है सर, यस कर दिया हमने। कॉन्फ़िगर पे चलते हैं, एक ऑप्शन आ रहा है, क्या सिर्फ इंटरनली चलानी है या पार्टीज को भी देनी है? पार्टी मोड भी ऑन करना है क्या? ठीक है सर, इनेबल पार्टी मोड, ओके। ये दो चीजें यहाँ से इनेबल कर दिया आपने, सेव कर दिया। ये तो रही बिजी की कॉन्फ़िगरेशन सर, बिजी में मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर एक बार, यानी कि पीपीटी पर। अब हम लोगों ने सीखा बीडीएफ आईडी, वो बीडीएफ आईडी हमें यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर नेक्स्ट फिर ऑप्शन आ रहे हैं, बिजी कंपनी लॉगिन क्रेडेंशियल। बिजी की जो कंपनी बना रखी है हमने, जिसके लिए बीडीएफ आईडी बनाई हुई है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है?
यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। अब ये सवाल यहाँ पर रहता है कि सर ये यूजर नेम पासवर्ड क्या सुपर यूजर का देना पड़ेगा सबको? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार वापस मैं लेके चलता हूँ आपको बिजी में। आप यहाँ पर मोबाइल के लिए अलग से यूजर क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे एक ऑप्शन और आ गया है यूजर में, मोबाइल ऐप यूजर। यहाँ पे आप अलग से यूजर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको यूजर देना है उनके नाम से। ठीक है। अब जो हमने यूजर बनाया, इस यूजर को हमें राइट्स क्या क्या देने हैं। बिल्स रिसीव, क्या ये जो यूजर है ये मोबाइल ऐप में लॉगिन करके बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। पेबल दिखाना है, अकाउंट लेजर दिखाना है, बेसिकली सारा कंट्रोल है सर आपके हाथ में कि ये यूजर जब मोबाइल ऐप से लॉगिन करेगा तो क्या अपने मोबाइल में वो क्या क्या चीज, किन किन चीजों को, किन किन रिपोर्ट्स को वो एक्सेस कर सकता है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मास्टर, कौन से मास्टर दिखाने हैं? सारी कंपनी के सारे मास्टर दिखाने हैं, या हमने कहा कि सर ये ना एक एग्जीक्यूटिव है, फील्ड एग्जीक्यूटिव है, और ये मार्केट में जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो जो पर्सन ऑर्डर या फिर पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए किन के लेजर्स की जरूरत है? हमने कहा अकाउंट रेंज, ग्रुप और कंट्री डेटर्स, कि इनको पता लग जाए डेटर्स ग्रुप में जो जो पार्टी है उनकी आउटस्टैंडिंग चेक कर लें और उस आउटस्टैंडिंग के बेसिस पर उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लें। तो हमें इनको सारे लेजर दिखाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर देंगे। आइटम की रेंज, क्या इनको सारे प्रोडक्ट देने हैं? हो सकता है हमारी एक कंपनी में अलग अलग सेगमेंट चल रहे हो और ये एग्जीक्यूटिव एक ही सेगमेंट का काम करते हो, तो आप यहाँ पे अलग से डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप, आइटम का ग्रुप, और यहाँ पे आप ग्रुप डिफाइन कर देंगे इस प्रकार से। अदरवाइज आप ऑल कर देंगे। ठीक है। ये तो हुई रिपोर्टिंग और मास्टर्स की बात। आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन के राइट। बिजी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें सर मैं बताना चाहूंगा, अभी तक हमने प्रोविजन दिया हुआ है रिसिप्ट ऐड करने का, यानी कि रिसिप्ट वाउचर और सेल ऑर्डर वाउचर को ऐड करने का, यानी कि दो तरीके की ट्रांजेक्शन जो है वो आप डायरेक्टली मोबाइल से कर सकते हैं बिजी के अंदर, रिसिप्ट और सेल ऑर्डर वाउचर। रिसिप्ट, अब आप यहाँ पे डिफाइन करना है कि क्या इनको राइट्स देना है एंट्रीज करने का। ओनली हो सकता है कि आप रिसिप्ट का राइट देना चाहते हो कि पार्टी से बस पेमेंट कलेक्ट करनी होती है, इनको ऑर्डर ये लोग नहीं लेते, या अगर ये एग्जीक्यूटिव दोनों काम करते हैं तो दोनों काम बता दिए यहाँ पे। पहली चीज तो सीरीज बताइए कि कौन सी सीरीज में इनकी एंट्री आएगी। ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पर रिसिप्ट और सेल ऑर्डर का, कि इस यूजर को, मोबाइल ऐप यूजर को क्या क्या राइट्स आपको देने हैं ताकि ये मोबाइल को उसी के अकॉर्डिंग काम कर सके। सेव कर दिया। मटेरियल सेंटर प्लान, ये बता सेल टाइप। ठीक है। ये बन गया एक मोबाइल यूजर। अब मोबाइल यूजर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस मोबाइल यूजर से अगर वो कंपनी लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी लॉगिन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं सर। ये सिर्फ ओनली काम करेगा, ये सिर्फ ओनली यूजर बनाया है हमने मोबाइल ऐप के सिनेरियो में। कंपनी के लिए अगर यूजर बनाना है बिजी में तो वो यहाँ से बनेगा बिजी यूजर के। ठीक है। इनके राइट्स हम लोगों ने देखे थे, ठीक उसी प्रकार से वापस आते हैं एक बार प्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम लोगों ने सीखा बीडएप आईडी कैसे बनी, वो हमने मेंशन कर ली। कंपनी के लॉगिन और क्रेडेंशियल, अगर मैनेजमेंट का कोई पर्सन है तो आप डायरेक्टली उसको सारे राइट्स दे करके उनका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे शेयर कर दीजिए। कोई एग्जीक्यूटिव है तो उनकी यूजर आईडी पासवर्ड उनको दे दीजिए, वो मेंशन कर लेंगे। अब जैसा कि हमने यहाँ पे इनेबल किया लैन वायर, कि लैन वायर से हमें कॉन्फ़िगर करना है लैन के अंदर, एक नेटवर्किंग के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। जैसे हम लैन पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, नीचे एक बटन दिया हुआ है क्लिक टू पिक फ्रॉम अवेलेबल लैन आईपी। अब इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे मोबाइल ऐप से, तो जहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप उस समय प्रेजेंट होंगे, उस सराउंडिंग में जितनी भी नेटवर्किंग आ रही होंगी, एक या दो या तीन, जितनी भी नेटवर्किंग की रेंज होगी, वो सारी नेटवर्किंग आपकी वहाँ पर शो हो जाएगी आईपी एड्रेस से। हो सकता है दो या तीन आपकी चल रही हो इंटरनली आईपी एड्रेस, काफी सारी कंपनी में होता है कि एट एयरटेल का भी नेट लगा हुआ है और बीएसएनएल का भी नेट लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर हेलो सकते हैं। हाँ जी सर। सर सर मैं हाँ ये जी, बोल रहा हूँ 981 का पोर्ट तो इजीली ओपन हो जाता है बीजी का जो है, बाकी जी अदर पोर्ट्स जो होते हैं ना वो ओपन नहीं होते जल्दी। मैं आ रहा हूँ सर, उन्हीं ऑप्शन पे आ रहा हूँ। अब टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आगे मैं कोशिश करूंगा पूरा करूँ, तो अभी एक बार आप रुकिएगा, पोर्ट पर भी आते हैं सर। ठीक है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लैन आईपी सिलेक्ट करनी है, जो हमारा करंट नेटवर्क होगा वो सिलेक्ट करना है और इसको ओके कर देना है। अब नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ है सर, आप सभी देखेंगे अगर ध्यान से, पोर्ट फॉरवर्डिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन लैन मोड, कि अगर आप इंटरनली लैन के अंदर एक सेम नेटवर्किंग के अंदर बिजी की मोबाइल ऐप चला रहे हैं तो वहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग कहाँ चाहिए होती है और होती क्या है, अब एक बार वो भी समझ लेते हैं। जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो सारी चीजें स्टिल सेम रहती हैं, बीडएप आईडी भी सेम रहेगी आपकी, और आपका लॉगिन क्रेडेंशियल भी सेम रहेगा। लेकिन क्या चीज चेंज हो जाएगी यहाँ पर, आपकी जो लैन आईपी आ रही है, इस लैन आईपी की जगह पर आपको यहाँ पर इंटरनेट जब आप करेंगे तो आपकी एक स्टैटिक आईपी आपको मेंशन करनी होगी सर। स्टैटिक आईपी मेंशन आप करेंगे और उसके साथ एक पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे। अब ये पोर्ट नंबर क्या होती है, पहली चीज तो सर बहुत ही टेक्निकल पार्ट है ये पोर्ट नंबर। जो लोग नए हैं इस सेशन के अंदर उनके साथ शायद हो सकता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उनको लगे कि अभी क्या चीज़ आ रही है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं बिजी का उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़ कि पोर्ट नंबर क्या होता है। जैसे हम लोगों ने जनरली देखा है कि क्या शॉप्स के अंदर कैमरे वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो कैमरों के लिए भी हमें पोर्ट ओपन करना पड़ता है। जनरली होता ये है कि जब हम एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ब्रॉडबैंड का तो हमें एक मॉडम दिया जाता है, मॉडम का यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। उस मॉडम में एंटर करके हमें एक पोर्ट ओपन करना होता है। जैसे हमने ये कहा कि हमारे सिस्टम में मोबाइल एप्लीकेशन को एंटर करने की परमिशन दी जाए। अब हमारा जो ये सिस्टम है, सर्वर सिस्टम है मान लीजिए, डेटा रखा हुआ है बिजी का, और हम चाहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन इस डेटा को एक्सेस करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिस्टम के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर एक गेट बनाना पड़ेगा। गेट गेट को इसलिए टेक्निकल में बोलते हैं पोर्ट नंबर, कि बिजी की मोबाइल एप्लीकेशन इस पोर्ट नंबर को सर्च करेगी स्टैटिक आईपी पर, और ये पोर्ट नंबर अगर हमारे सिस्टम पर भी ओपन मिल गया इसको तो ये डेटा इजीली एक्सेस कर पाएगी। और मान के चलते हैं कि अगर ये पोर्ट नंबर ऑफ है किसी भी रीजन से तो ये डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगी, मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये अब एक चीज इसमें ये रही, एयरटेल और बीएसएनएल बहुत ही इजी रहते हैं, रिकमेंडेड भी है हमारे एंड से। अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो बहुत इजी होता है इसके अंदर पोर्ट फॉरवर्ड करना, कोई भी नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरटेल और बीएसएनएल। लेकिन काफी सारी रूरल एरियाज ऐसे होते हैं, रिमोट एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आपका लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको मंथली बेसिस पे इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं, सर्विस देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है कि वो लोग थर्ड पार्टी होते हैं। डायरेक्ट पार्टी तो एयरटेल और बीएसएनएल हो गए, वो लोग थर्ड पार्टी होते हैं जो आपको इंटरनेट की सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ लोग जो टेक्निकल होते हैं इस फील्ड में, उनके पास तो सर प्रोविजन होता है मॉडम का, ठीक है, कि जहाँ पे हम पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या उनको खुद को भी पता होता है कि पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखने में आता है, हमारे पास भी जनरली कॉल्स आते हैं जब सपोर्ट पर, तो होता ही है कि थर्ड पार्टी इंटरनेट है, कई इंटरनेट तो इस प्रकार के हैं कि उनके अंदर प्रोविजन ही नहीं है पोर्ट फॉरवर्ड करने का, पहली चीज। और मान के चल रहे हैं कि किसी के अंदर अगर प्रोविजन है भी पोर्ट फॉरवर्ड करने का तो वहाँ पे ऑप्शंस आइडेंटिफाई नहीं हो पाते कि पोर्ट फॉरवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। हर एक मॉडम की, हर एक इंटरनेट प्रोवाइडर की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहती है। आप लोगों ने अगर एयरटेल बीएसएनएल देखा होगा तो उनमें भी डिफरेंस होता है, लेकिन इजीली ऑन स्क्रीन आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं लोकल नेट प्रोवाइडर की, वहां पे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, और अगर उसके रिगार्डिंग हमें सपोर्ट चाहिए होता है तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये होती है। और बड़ी जेन्युइन सी चीज है कि सर जिस प्रोडक्ट से आप जुड़े हैं उसके लिए तो आप पूरी तरीके से लायबल हैं, उसकी टेक्निकल चीज़ों को आप जानते हैं, समझते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारा बिल्कुल भी रोल नहीं है ओपन करने का, ये प्राइमरी काम होता है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उनका, उनको पता होना चाहिए कि उनके मॉडेम के अंदर पोर्ट नंबर कैसे फॉरवर्ड होता है। तो ये रहता है बेसिकली कि सपोर्ट में हम पूरी कोशिश करते हैं इसको ओपन करने की, अगर थर्ड पार्टी रहता है। रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड यही है, कोशिश करें कि आप बीएसएनएल और एयरटेल का ले लीजिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो बहुत ईजी होता है, आप खुद भी कर सकते हैं उसके अंदर कॉन्फ़िगर पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर होता है। अब यही पोर्ट नंबर आप लोगों को कहाँ पे डिफाइन करना होता है, बिजी के अंदर जब हम चलते हैं
इन्वेंट जर्नल, हमने यहाँ पे ऑन किया बीडेप और बिजी की मोबाइल एप्लीकेशन। आप देखेंगे जो पोर्ट नंबर वहाँ लिखा था 981, वही हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रहे हमेशा कि जो भी पोर्ट नंबर आप ओपन करा रहे हैं अपने मॉडेम के अंदर, वो पोर्ट नंबर आपका उस कंपनी में भी मेंशन हो। ठीक है, मिनिमम 3 डिजिट का तो होना ही चाहिए, 2 डिजिट का पोर्ट नंबर ना ही लें और 3 डिजिट का मिनिमम रहे। यहाँ पे जो पोर्ट नंबर आपने मेंशन कर दिया है, यही पोर्ट नंबर आप लोगों को मेंशन करना है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में। और वो भी सिर्फ कब, जब आप इंटरनेट कनेक्शन चला रहे हैं तब। लैन के अंदर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन में पोर्ट नंबर देना है और स्टैटिक आईपी देनी है। तो ये हो गई सर मोबाइल ऐप की कॉन्फ़िगरेशन। दो तरीके से चलेगा, आउटसाइड प्रोमाइसिस चलाना है तो इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन, और उसके साथ ही स्टैटिक आईपी और पोर्ट ओपन होना चाहिए आपका। दूसरी चीज, अगर विद इन प्रोमाइसिस चलाना है, ठीक है, तो आप नेटवर्किंग में इसको चला सकते हैं, वाईफाई पे कनेक्ट करके चला सकते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब जैसे ही हम इसको करेंगे क्लिक टू पिक फ्रॉम अवेलेबल लैन आईपीज करके हम ओके करेंगे, जब या रहा ना नीचे ऑथेंटिकेट एंड सेव, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ग्रीन वाले बटन पर, तो ये ऑप्शन स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि कंपनी आपकी फाउंड हो गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन हमारी ये आ जाएगी मोबाइल एप्लीकेशन में। कंपनी का नेम आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, ये वो फोटो आ गई सर लोगो जो हमने बीटेप आईडी कॉन्फ़िगर करते समय लगाया था। कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, जो भी आपको इमेज लगानी है। करंट प्रोफाइल, करंट प्रोफाइल मतलब बीटेप आईडी। करंट मोड, कि आप पार्टी मोड में है या कंपनी मोड में है। कंपनी मोड में तो सारी चीज एक्सेस कर सकते हैं आप, पार्टी मोड में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। कनेक्शन का टाइप, इंटरनेट पे कनेक्टेड है या फिर लैन पर कनेक्टेड है। और इवन ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए जब तक प्रोमाइसिस में आप, तब तक आप लैन पे चल रहे हैं, और प्रोमाइसिस से बाहर जाने के बाद, ऑफिस से बाहर जाने के बाद आपने इसको स्विच कर लिया इंटरनेट पे, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इंपोर्ट मास्टर्स, इंपोर्ट वाउचर्स, रिपोर्ट्स और फीड ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें करना होगा इंपोर्ट मास्टर्स, कि जितने भी बिजी कंपनी के अंदर मास्टर बने हुए हैं सर्वर पर, वो सारे इंपोर्ट होकर के इस मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएं। फिर सारी ट्रांजेक्शन हमें इंपोर्ट करनी होंगी, ठीक है, क्योंकि बिना ट्रांजेक्शन के तो रिपोर्ट आएंगी नहीं आउटस्टैंडिंग की और रिसीवेबल की, तो ट्रांजेक्शन आपको इंपोर्ट करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले आपको करना है इंपोर्ट मास्टर्स, फिर करना है इंपोर्ट वाउचर्स, इसके बाद आप रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा फीड ट्रांजेक्शन, जो मैंने बताया कि दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं आपकी, सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट वाउचर। चलते हैं इसी के साथ आगे। ये देखिए, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इंपोर्ट मास्टर्स पे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल मास्टर अकाउंट्स या फिर आइटम, क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। ऑल आइटम, ऑल मास्टर कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। इंपोर्ट वाउचर्स में भी ऑप्शंस हैं, लेदर्स इंपोर्ट करने हैं, रिसीवेबल या पेबल इंपोर्ट करना है, ओनली किसी एक का करना है, ग्रुप वाइज या ऑल करना है। ठीक है, अब बात आ गई रिपोर्ट्स की। जब हम रिपोर्ट्स पे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, 5 रिपोर्ट्स बिजी में दी जाती है मोबाइल एप्लीकेशन में। पहली रिपोर्ट है अकाउंट लेजर। अगर आपने सारे अकाउंट मास्टर इंपोर्ट कर दिए हैं यहाँ पर, यार है ना ऑप्शन आपका ऑल मास्टर और कंटिन्यू, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर अगर हमने सारे लेजर्स इंपोर्ट किए हैं, तो आप अकाउंट मास्टर देख करके ओपन कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, किसी का भी लेजर निकाल सकते हैं, किसी का भी लेजर का स्टेटस चेक किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है डे बुक का, पूरे दिन के दौरान, पूरे टाइम के दौरान, या जो भी डेट रेंज आप देंगे इस रिपोर्ट को ओपन करते समय, उस डेट रेंज में आपके बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन किए गए हैं, वो सारे आ जाएंगे आपके डे बुक में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टॉक स्टेटस, ठीक है, कि आप किसी भी आइटम का स्टॉक भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आया बिल्स रिसीवेबल, किस पार्टी से किस बिल के लिए पेमेंट लेनी है आपको, आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। और फिर लास्ट आ जाएगा आपका बिल्स पेबल, कि किस पार्टी को कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है, बिल्स पेबल। और ये एक ऑप्शन और होता है इसमें, पार्टी डिटेल्स। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो किसी लेजर के अंदर जो डिटेल आपने दे रखी है, जैसे पार्टी का एड्रेस हो गया, पार्टी का ईमेल आईडी, पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, एक तरीके से
पूरा एक आई कार्ड हो जाएगा पार्टी का, तो पार्टी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। लेजर तो यहाँ निकलेगा स्टेटमेंट, लेकिन पार्टी का अगर मास्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है आपको, एड्रेस देखना है, ईमेल आईडी देखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको पार्टी डिटेल में। ठीक है, ये आ गया फिर आपका फीड ट्रांजेक्शन, कि जब आप ट्रांजेक्शन पे जाते हैं फीड ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट वाउचर। बिजी की तरह यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट, तीन ऑप्शन आगे ना, ऐड, लिस्ट, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं आप। एक ऑप्शन और भी है अब इसके अंदर, मान लीजिए कि आप आउटसाइड अपने अपने ऑफिस से बाहर हैं और आपके पास अब इंटरनेट नहीं है। ठीक है, अपने ऑफिस से बाहर हैं, इंटरनेट नहीं है, आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कनेक्टेड नहीं है सर्वर से, तो एंट्री कैसे करेंगे फिर हम? उसके लिए भी बिजी ने प्रोविजन दिया है कि आप एंट्री करके सेव करा दीजिए, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंट्री सेव हो जाएगी सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट की। जिस समय पर भी इंटरनेट कनेक्ट होगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे सिंक पे, ये सारा डेटा सिंक हो जाएगा आपका कहाँ पर, बिजी में। अगर हम ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं बिना इंटरनेट के, तो एंट्री लेकर के हम सेव कर लें, और जब इंटरनेट मिल जाए तो हम उसको सिंक कर सकते हैं। हाँ ये सही बात है। यहाँ पे और ये ठीक है, और ये दो ट्रांजेक्शन है सर, सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट वाउचर की। अब सेल्स ऑर्डर जब एंटर करेंगे हम, तो ये एक इंटरफेस खुलेगा बिजी में एंट्री करने का, कि एंट्री कैसे होगी। डेट सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम, डायमंड प्लेटिनाइज, आइटम की इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी यूनिट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, और प्राइस क्या है, डिस्काउंट अगर कुछ है तो वो बता देंगे। ये सेल्स ऑर्डर की पंचिंग हो रही है। ठीक है, और ऑप्शन आ रहा है ऐड टू लिस्ट का, इसमें ऐड टू लिस्ट करेंगे, मतलब वन बाय वन करके हमें आइटम ऐड करने हैं। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि हमने कहा कि अगर सेल्स ऑर्डर लिया एक पार्टी से 5 आइटम का, तो इसमें हमें 5 बार एंट्री इस तरीके से करनी होगी। आइटम सेलेक्ट किया, ऊपर की डिटेल सेम रहेगी, डेट भी सेम रहेगी, पार्टी भी, आइटम हम चेंज करते रहेंगे, आइटम, क्वांटिटी और प्राइस। और जब हमारी पांचों एंट्री हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी लिस्ट में, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे सेव करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, बिजी बेसिक बीएस, जो हमने प्रोडक्ट लिया था, बॉक्स आ गया, क्वांटिटी एक पीस आ गया, ये प्राइस आ गया। अब इसको डिलीट करना है या एडिट करना है, दोनों ऑप्शन है। तो इस तरीके से सेल्स ऑर्डर की पंचिंग कर दी जाएगी। फिर आ गया आपका सेल ऑर्डर समरी, समरी भी देख सकते हैं आप। ये आपका पूरा समरी है कि पूरे सेल्स ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्ट आपने लिए हैं, कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस पर लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन आ रहा है सेव इन ऑफलाइन, कि अगर इंटरनेट नहीं है तो आप इसको सेव इन ऑफलाइन कर दीजिए। उससे होगा क्या, ये सेल्स ऑर्डर आपका सेव हो जाएगा बिजी की मोबाइल एप्लीकेशन में, और जब इंटरनेट आएगा तब आप इसको सिंक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट करना है और नीचे बटन प्रेस करना है सिंक वाउचर्स का, लास्ट में एंट्रीज को सिलेक्ट करा और सिंक वाउचर्स किया, और इसके बाद सिंक सेल वाउचर सक्सेसफुली हो गया, आपका सर्वर पे सिंक हो गया। ये रिसिप्ट वाउचर है सेल्स ऑर्डर की तरह ही, डेट बतानी है, मोड ऑफ रिसिप्ट, पेमेंट किस तरीके से आ रही है, आपकी बैंक में आ रही है, कैश में आ रही है, वो बताना है। उसके बाद पार्टी बतानी है, किस पार्टी से पेमेंट आई है, अमाउंट बता दिया। कोई नरेशन अगर लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो वो आप लिख सकते हैं, और सेव इन ऑफलाइन कर सकते हैं इसको भी। और यहाँ पर अगेन इसको आप सिंक करा सकते हैं बाद में, कि वाउचर सिंक हो जाएगा आपका सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये था सर पूरा एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रोविजन। इसमें टेक्निकल पार्ट भी है, बिल्कुल है, जिसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया या बीडएप आईडी बनाने का प्रोसेस हो गया। बीडएप आईडी बनाना इजी है, वो आप बिजी में देख करके भी सीख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वीडियो दिया हुआ है कि बीडएप आईडी किस प्रकार से बनाया जाएगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग जरूर है, कि जब ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो जो हमारे पार्टनर्स है सर, उनको उनके सबके पास ट्रेनिंग है इस चीज़ की कि पोर्ट फॉरवर्ड किस प्रकार से किया जाता है। और रिकमेंडेड हमेशा यही है कि यूज़र को ये कहा जाए कि जो एक सर हमें पोर्ट नंबर चाहिए मोबाइल ऐप चलाने के लिए, और ये पोर्ट नंबर आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से कहिए कि वो ओपन करके आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि ये काम बिजी डीलर के एंड से नहीं है या फिर बिजी कंपनी के एंड से नहीं है,
अब क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन हमारी है तो सर बिल्कुल हम उसके लिए सपोर्ट करते हैं, बट प्राइमरी रोल ये जो होता है वो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर का होता है, क्योंकि ये उनकी एप्लीकेशन होती है मॉडेम की, उनको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कैसे है। हाँ, उसकी हेल्प लेकर के हम कर सकते हैं, बिल्कुल कई बार करवाते हैं। और एयरटेल और बीएसएनएल जैसे हमने बोला वो ईजी है सर, वो तो आप कभी भी किसी को भी दिखा सकते हैं, मतलब जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, पार्टनर्स हैं, और इवन बिजी सपोर्ट में भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिजी की मोबाइल ऐप को कॉन्फ़िगर करके इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, ई वे बिल हो गया हमारा, और एक ही हो गया हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसी के साथ अभी एक टाइम हो रहा है सर हमारा 12:30। ठीक है, और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये वाला जो सेशन है आज का हमारा, ये हमारी ट्रेनिंग का लास्ट सेशन है। इसके बाद आप लोग बिल्कुल रिव्यू कीजिएगा, और हम प्लान करेंगे अभी जब तक हमारे पास समय चल रहा है ये लॉकडाउन पीरियड का या आफ्टर लॉकडाउन भी, कि 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में हम वापस से ऐसा ही कोई प्लान करके, मतलब टाइम शेड्यूल करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसमें जो आपको डे टू डे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रैक्टिस में, कोई सपोर्ट में, तो वो हम लोग आपसे टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो वो आगे के लिए प्रोविज़न है। ठीक है, तो अभी के लिए एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और विशाल उसके सर, बाद फिर से। हाँ जी, तो एक बार दानिश सर की क्वेरी है एक, वो एक बार टेकअप कर लें। म्यूट करने दे देंगे तो। विशाल जी सर, जी सर। विशाल हाँ जी सर। ये बताओ यार, ये जो अपनी मोबाइल ऐप होती है, हाँ जी इसमें जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे? सर, फाइनेंशियल ईयर वो ही चलेगा जो आपकी कंपनी में करंटली होगा। अच्छा, नहीं अब वो हमारे, जैसे मान लो, अब जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है मान लीजिए। मैं उस चीज़ को समझ गया सर। वो एक्चुअली जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, जो आपने नोटेड किया है ना, जो आप ये बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ये इसके अंदर एक अभी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल ईयर मोबाइल एप्लीकेशन से चेंज नहीं हो पाता है, वो हमें अच्छा कंपनी से करना पड़ता है। तो अच्छा उसके, हाँ, उसके लिए काम अच्छा कर रहे हैं सर। दूसरा मोबाइल क्वेश्चन की ये जो, था मेरा, जी, दूसरा हाँ, क्वेश्चन ये है मेरा कि ठीक जैसे है, मान लो हमारी दो कंपनी हैं अलग अलग, ठीक है, और दोनों में हमारी मोबाइल ऐप हमें चलानी है, तो वहां पे ठीक वो है तो सर। हम वीडियो के द्वारा कर लेंगे, लेकिन वो पोर्ट हम दोनों अलग अलग रखेंगे या एक ही पोर्ट पे चलेगा? नहीं 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 सर, तो पोर्ट दोनों अलग कंपनी अलग एक साथ करना खुली पड़ता हुई है हमारी। है। हाँ हाँ, पोर्ट अलग अलग ही बताना होगा। अच्छा। बीडैप आईडी और पोर्ट, बीडैप आईडी और पोर्ट अलग अलग ही होना चाहिए आपका, वो बिल्कुल। हाँ, और एक मतलब सिस्टम पोर्ट पे दोनों अगर को अलग आपकी रखना 8, पड़ेगा हमें। दोनों की बात भी है, एक से दो, दो से ज्यादा जितनी भी कंपनी आप समझिए, नंबर ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग पोर्ट और बीडैप आईडी। हाँ। अच्छा, तीसरा तीसरा ये था कि हाँ जी, अगर जैसे हमने मान लो हम ऑफलाइन मोड में चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऑफलाइन ठीक है, मोड में चला रहे हैं, हमने डाटा सिंक कर लिया, ठीक है लेकिन सर। अगर हमें दोबारा से, अगर मान लो एक हफ्ते बाद वो डाटा अपडेट करना है, तो डाटा अपडेट करना पड़ता है या वो पूरा दोबारा से हमें सिंक कराना पड़ता है वो तो डाटा? नहीं तो अपडेट कहाँ से करना है? मोबाइल से तो अपडेट होगा नहीं, क्योंकि दोबारा एक बार जो है होगी, वो तो फिर सिस्टम पे ही होगा। हाँ, नहीं डेटा जो जैसे आपका, जैसे मान लो कि आज आज हमने 1 तारीख को डाटा अपना सिंक कर लिया मोबाइल पे ऑफलाइन मोड पे, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब अभी एक हफ्ते अभी बाद जो भी सिस्टम पे हमारी एंट्री हुई। केतन विशाल, एक मेरी आवाज बार आ सर, रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। मैं बाकी सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज। जी दानेश सर, एक बार कहिए अभी। हेलो हेलो, मैं ये बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे आज हमने वो डाटा अपडेट कर लिया, जी राइट, सर, हाँ जी, राइट सर। और एक हफ्ते बाद वो फिर हम सिंक कैसे करेंगे उसको दोबारा से, मैं मतलब समझ अपडेटेड डाटा को? मैं समझ गया सर। उसके लिए दोबारा से हमें कनेक्ट करके इंपोर्ट मास्टर्स और इंपोर्ट वाउचर्स एक बार हमें चलाना होगा। पूरा कराना पड़ेगा, वो पूरे सारा पूरा करता है वो यार? हाँ, वो पूरा करता है सर बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है उसके अंदर वो। मोबाइल में सिंकिंग में हम्म। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है।
मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, या फिर अगर नंबर ऑनलाइन ऑफ मोड पे तो चलो जैसे लोकल मोड पे ऑनलाइन मोड के अंदर तो सर प्रॉपरली रियल टाइम में सिंक होता रहता है, वहां तो जरूरत नहीं होती है। ये जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है ऑफलाइन में होता है कि 1 तारीख को सिंक कर लिया हमने और 1 तारीख के बाद हमने काम कंटिन्यू किया आगे, तो कुछ और बिल भी ऐड हो गए हैं और पुराने वाले कुछ मॉडिफाई हो गए हैं। हाँ, ये यही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें डेटा हाँ, चाहिए होगा, एक बार हमें वापस से मास्टर्स और वाउचर हाँ। मास्टर्स और वाउचर आने होंगे तो वो अपडेट होगा। चलो ठीक है। विशाल जी, हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ विशाल जी, ये बताइए, ये जो सेल्स ऑर्डर और ट्रांजैक्शन वाले ऑर्डर है, ये हर मोबाइल ऐप यूजर यूज कर सकता है या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी बिजी को? एक्स्ट्रा फीस तो नहीं देनी पड़ेगी हाँ, सर। एक बार बाकी सबसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है पीछे से। चेतन एक बार म्यूट कीजिएगा सर को छोड़ करके। ठीक है म्यूटेड है सर। जी, अभी ठीक है। सर का क्वेश्चन था कि हेलो। हमें एंट्रीज करनी है, ट्रांजेक्शन करनी है, तो क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? तो उसके लिए सर बेसिकली मैं बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड सिंगल यूजर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिंगल यूजर हाँ में आप जी। एंट्रीज नहीं करते। एंट्रीज करने के लिए आपको मिनिमम ड्यूअल यूजर के लाइसेंस की जरूरत है बीसी में। आपको स्टैंडर्ड ड्यूअल अच्छा। यूजर लेना होगा, क्योंकि होता ही है कि एंट्रीज जब सिंक करते हैं, तो जैसे हमने हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस समझा है कि हमें सीरीज हाँ अलग जी। अलग अलग चाहिए, इसी प्रकार से मोबाइल यूजर्स के लिए भी सीरीज अलग से चाहिए होती है। एक ही सीरीज में मोबाइल का यूजर भी एंट्री सिंक नहीं कर सकता और एक ही सीरीज में हम लोग भी बिजी में बैठ के काम नहीं कर सकते। तो ओके। इसीलिए हमें ड्यूअल यूजर चाहिए उसके लिए मिनिमम। और मान लो 2 तीन यूजर। चार लोग हमारे मोबाइल ऐप यूज करना चाहते हैं तो मल्टी यूजर लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसमें फिर आप सीरीज बना करके अलग अलग कर सकते हैं। एंट्रीज करने के लिए ड्यूअल यूजर चाहिए। ड्यूअल यूजर के लाइसेंस में आप 2 3 4 वो आप चला सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हर सेपरेट कंपनी के लिए हमें बीडीपी आईडी अलग बनानी पड़ेगी और पोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा, तो अगर हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर वही है तब भी पोर्ट चेंज करना पड़ेगा? 100% सर, 100%। उसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, टेक्निकल कंसेप्ट क्या है। पोर्ट आप ये हाँ समझिए, जी। पोर्ट और बीडेप आईडी आपके उस हाँ। सिस्टम के ऊपर जो आपकी कंपनी का डेटा रखा है उसका एक आईडी है वो। कि मैंने ठीक। कहा बाहर से मोबाइल एप्लीकेशन आपकी स्टैटिक आईपी पे लैंड करेगी। अब स्टैटिक आईपी के हाँ। ऊपर तो 10 कंपनियां रखी हुई हैं। स्टैटिक राइट। आईपी तक तो आज मोबाइल एप्लीकेशन स्टैटिक आईपी तक आ गई। आगे 10 कंपनियां ठीक। रखी हुई हैं, तो कौन सी कंपनी में जाना है? ठीक अच्छा। है, अब कौन सी कंपनी में जाना है ये कैसे डिसाइड होगा? पहली चीज वो चेक करेगा आपका बीडेप आईडी। ठीक है, बीडेप आईडी ठीक। आपने बता दी तो उसने कंपनी फाउंड कर ली, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद उस राइट। कंपनी में एंट्री करने के लिए उसको चाहिए पोर्ट नंबर, पोर्ट का कोड। ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हर कंपनी में बीडेप आईडी और जो पोर्ट नंबर है वो अलग अलग रखना है, ये जरूरी है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमें मल्टीपल पोर्ट ऑप्शंस लेने पड़ेंगे अलग अलग कंपनीज के लिए, ये कोई या चार्जेस नहीं ये है सर। आप इंटरनली कर सकते हैं? मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ कि एक तरीका तो क्या है कि अगर तो देखिए मैंने जैसे बताया, रिकमेंडेड बताया कि एयरटेल और बीएसएनएल है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं ठीक। पहली चीज। ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी है और वो अगर एग्री कर रहा है कि वो करके दे देगा या हेल्प कर देगा पोर्ट ओपन करने में, तो उससे आप हम्म। एक ही बार में 2 4 5 करवा के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज नहीं भी होंगे ठीक तो है। भी कोई, और उसके कोई चार्जेस नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन करा रहे हैं। आपने जैसे आज राइट। एक करा लिया, 6 महीने के बाद दूसरा कराएंगे, तो वो उसकी सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है। इंटरनेट प्रोवाइडर की वो करके देगा, क्योंकि हर मंथ वो आपसे स्टैटिक आईपी के चार्जेस ले रहा है अलग से, ठीक है। है ना? तो इसके जियो लिए बिल्कुल जियो के बारे में आपकी क्या राय है? जियो के बारे में सर है कि उसके राउटर के मोडम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है अभी, और जियो के सपोर्ट सेंटर पे भी बात हुई है हमारी, तो उन लोगों ने हाँ। भी अभी हेल्प नहीं, वो लोग भी अभी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं पोर्ट फॉरवर्ड करने में हमारी। तो अच्छा। प्रॉब्लम अभी वहीं पे अटकी हुई है कि वो लोग खुद ही हमारा नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके मॉडेम में कहाँ पे ऑप्शन आएगा पोर्ट फॉरवर्डिंग का। क्योंकि जियो को लेकर हम्म। के जो जियो फाइबर नेट की लाइन आई हुई है, वो काफी हाँ। हमारे पास क्वेरी है उसको लेकर के। अच्छा। अच्छा। तो वो जैसे भी और जिस भी दिन इनेबल हो जाता है, हम लोग भी लगे हुए हैं उसको सर्च करने के लिए या हेल्प लेने के लिए, लेकिन क्यों हो क्या रहा है कि प्रिंसिपल कंपनी जियो के हेल्प सेंटर से हेल्प नहीं मिल पा रही है, या वो लोग ही नहीं कर राइट। पा रहे हैं अभी, तो इसलिए हम भी हेल्प नहीं कर अच्छा। पा रहे हैं। तो वो प्रोविजन जिस दिन आ जिस जाएगा जिस वो आप दिन सब ये शुरू हो जाए वो प्लीज आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल यही है, जियो फाइबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पार्टनर ग्रुप में हम 100% अपडेट करेंगे। ठीक है। ठीक है जी सर। राइट। थैंक यू। थैंक यू।
ये विशाल विशाल मुकेश फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम रांची। जी सर, जी सर। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये जो सेल्समैन और परचे ऑर्डर का ऑर्डर डालने का जो ऑप्शंस है, जो सेल्स पर्सन डाल हाँ जी। सकता है मोबाइल के थ्रू, उसमें ये सारी चीज ऑप्शंस हो सकती है कि वो देख ले कि बैलेंस अगर पार्टी का बिना पेमेंट का हम उसको माल नहीं दे सकते हैं, पहला कंडीशन। ऐसे भी कभी ठीक है। आते हैं काम। दूसरे कभी हो सकता है कि उसका बैलेंस पहले से ओवर ड्यू चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी बातें को ध्यान में रख के तब ऑर्डर सिस्टम में जाए। उसमें एक बैरियर लग 100 सकता है ऐसा वो बैरियर अब वो सिस्टम कैसे? तो नहीं लगा सकता वो। हाँ, वो बैरियर सिस्टम तो नहीं लगा सकता, लेकिन हम उसका प्रोविजन एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं। प्रोविजन ये दे सकते हैं कि हम उसका जो लेजर एक्सेस है, या मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल की जो रिपोर्ट है, वो हम इनेबल कर देते हैं यूजर के लिए। तो यूजर किसी भी पार्टी का ऑर्डर पंच करने से पहले बिल्स रिसीवेबल देख ले। उसको क्लियर हो जाएगा कि इसके 5 बिल आउटस्टैंडिंग में है, 4 बिल आउटस्टैंडिंग में है, या 1 बिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तो वो उस तरह उसके से लॉक हो अकॉर्डिंग सकता है कि वो। उसको यूजर लेवल पे किया। हाँ हाँ हाँ। विशाल अभी ब्रेक ले लो, 5 मिनट बाद फिर क्वेरी ले लेना। हाँ जी सर, वही कर रहा हूँ मैं। विशाल लैंड के केस में फिर वो पोर्ट का चक्कर नहीं रहेगा ना, मल्टीपल यूजर में भी, मल्टीपल कंपनीज में। 100% कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर 12:40 हो रहे हैं सर, 12:45 पर मिलते हैं सभी लोग। तो 12:45 पर वापस आइएगा, एक बार आगे चलते हैं एक बार आज।
विशाल सर आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, ब्रेक सेशन इज ओवर। सभी से रिक्वेस्ट है वापस सेशन में आ जाइए। केतन, वॉइस आ रही है सभी के पास? हाँ जी सर। केतन? हाँ जी सर, आ रही है। ओके, चलते हैं सर, वापस बिजी में आ जाते हैं। और ठीक है केतन, आप एक बार करते ये हैं कि मोस्टली हमारे टॉपिक्स तो सर सभी हमने जो प्रैक्टिकली और जो ट्रेनिंग्स देखे टीचर्स थे बिजी में, मेजरली वो सभी कवर किए हैं हमने। अब इतने दिनों में जो हम लोगों ने कुछ लर्निंग की है, कुछ प्रैक्टिस की है, कुछ सीखा है, तो उसको लेकर के अगर किसी की भी कोई क्वेरीज है तो वो एक बार मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा, चैट बॉक्स में एक बार नाम लिख लीजिए सर, और एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभी के सेशन से रिलेटेड और प्रीवियस सेशन से रिलेटेड। सबसे पहली क्वेरी जो है वो आशीष सर की है। एक बार आशीष सर अपनी क्वेरी पूछिए। हेलो। हाँ जी आशीष हाँ जी। जी सर, पूछिए। हाँ सर। सर छोटी छोटी क्वेरी है मेरी, जी सर। 3-4 क्वेरी है। अगर अभी सेशन चल रहा हो आपका तो आप कर लीजिए, मैं लास्ट में पूछ लेता हूँ, और अगर अभी पॉसिबल हो तो मैं अब पूछ लेता हूँ। पूछिए सर, पूछिए अब। अच्छा सर, एक छोटा सा मुझे ये पूछना था कि जीएसटी वैलिडेशन का रीजन क्या है? वैलिडेशन का रीजन क्या है? हमें क्या पता चलता है कि वैलिडेशन में कि ये चीज ठीक है और ये चीज गलत है, कैसे पता लगता है? पहली चीज तो सर ये बिल्कुल वेरीफाई होता है जीएसटी वैलिडेशन के अंदर कि जो जीएसटी नंबर हम लिख रहे हैं मैनुअली क्लैरिकल ठीक टाइप है। कर रहे हैं मास्टर के अंदर, वो वही नंबर है या कुछ गलत है। मतलब जैसे मैंने बताया कि क्लैरिकल मिस्टेक क्या होती है, ओ और जीरो में हो गई, 1 और आई में हो गई, 5 और एस में हो गई, तो वो गलती वो ना तो हो क्योंकि वैलिडेशन के बिना भी बता देता है, जब तक हम वैलिडेट भी नहीं करते हैं तब तक भी बोल देता है ये तो। नहीं उसमें, लेकिन ये चीज पता नहीं लगती है कि जीएसटी, मैं उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। ऑफलाइन मोड में क्या होता है, जब हम वैलिडेट नहीं करते हैं तो वो सीक्वेंस जी। चेक करता है। सीक्वेंस मैंने क्या बताया आपको, स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर स्टेट कोड होते हैं, 10 कैरेक्टर आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं, फर्स्ट 5 ठीक है। कैरेक्टर पैन कार्ड के अल्फाबेटिकल होते हैं, लास्ट 4 कैरेक्टर आपके न्यूमेरिक होते हैं, और सबसे लास्ट कैरेक्टर 10 में से आपका जो पैन कार्ड का रहता है वो अल्फाबेटिकल होता है। तो बिजी ऑफलाइन मोड में सीक्वेंस चेक करता है, ये चेक नहीं करेगा कि 5 और एस है, पहली चीज। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब वो नंबर अगर गलत है तो वैलिडेट करने से हमें पता लग जाता है। दूसरी एक चीज, हो सकता है कि हमने मास्टर पार्टी का किसी और नाम से बना रखा हो और पार्टी ने अपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से करा रखा हो। जैसे जनरली होता है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड के अंदर गलती हो जाती है, ठीक है। जी। तो एक तो लीगल नेम हमें पता लगता है कि पोर्टल के ऊपर लीगल नेम किस नाम से रजिस्टर्ड है, तो हमारी और हमने आईटीसी। लेजर में क्या डाल रखा है, दोनों में डिफरेंस पता लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आईटीसी कैरी ओवर होने में, गवर्नमेंट को आईटीसी पास करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लेजर नेम मैच करना आसान हो जाता है। क्योंकि पार्टी वर्बली बता देती है सर ठीक है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लिख लीजिए। अब प्राइवेट जी। लिमिटेड पीवीसी एलटीडी लिखना है या पूरा प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, ये कैसे पता लगेगा? तो वो भी जी। एक ऑप्शन है, वहाँ पे उससे पता लगता है। दूसरा एक वहाँ जी। पे स्क्रीन पे हमें क्लियर होता है कि पार्टी रेगुलर है या फिर हमारा कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। जी। कि अगर वो, इसलिए जानना जरूरी है कि जब हम जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन कर रहे हैं और पार्टी अगर जी। कंपोजिशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि सर उसकी रिटर्न आएगी 3 महीने के बाद, तो उसके बिल तो 3 महीने तक मैच करेंगे ही नहीं, बिल्कुल। है ना। तो उसके बाद तो 3 महीने तक बिल मैच करेंगे नहीं कंपोजिशन डीलर में, तो एक तो ये चीज वहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरा, एक कॉन्टेक्ट पर्सन हमें पता लगता है कि हो सकता है एक नाम से 2 कंपनियां भी चल रही हो। पहला तो ये सिनेरियो जी। कभी हो नहीं सकता
लेकिन अगर 1% भी ऐसी गलती है तो उसका प्रोप्राइटर यानी कि जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो जरूर उसका अलग होगा। वो अलग होगा जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे हमें उसका कॉन्टेक्ट पर्सन भी पता लग जाता है कि जिस पर्सन से हम डील कर रहे हैं ये वही है या कोई और है, जिसके नाम पे कोई और तो डील नहीं कर रहा है कंपनी के नाम पे। जी। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा सर, एक चीज और, जब हम HSN वैलिडेट करते हैं तो केवल वो डिस्क्रिप्शन दिखाता है। बिल्कुल अगर सर। मान लीजिए मैं किसी HSN या SSC के साथ 12% डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं टैक्स रेट, या 18 डाल देता हूँ, तो ठीक है, ठीक। इस चीज को थोड़ा ना वो एब्जॉर्ब करेगा कि मैंने 12 डाला है 18 डाला है, बस वो ये बता देगा कि ये गवर्नमेंट के डेटाबेस में है या नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जीएसटी टैक्स परसेंटेज के साथ वैलिडेट नहीं करता है, ये ऐसा इस हाँ प्रकार का प्रोविजन नहीं है। और ये इस तरीके का सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पोर्टल पर अगर अभी आप जाएंगे और जीएसटी HSN या SSC चेक करेंगे तो वहां पर भी वो डिस्क्रिप्शन ही दिखाता है, कितना टैक्स रेट का, ये वहां पर भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा। ये तो हाँ, ये तो आप अलग से HSN की पूरी लिस्ट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वैलिडेट करने वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। जी। ये चीज है। अच्छा सर, एक चीज और, क्या हम बल्क में फाइलिंग फ्रीक्वेंसी अपडेट कर सकते हैं? फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बल्क में अपडेट करने के लिए तो ऑप्शन नहीं है, पार्टी के अंदर मास्टर में दिया हुआ है। पहले हमने दिया हुआ था, अभी शायद नहीं है इस रिलीज के अंदर वो ये यहाँ पे। सिंगल सिंगल करके मुझे करना पड़ा था अपनी क्लाइंट के लिए। हाँ, अच्छा सर, एक और चीज थी, जब हाँ हम जी, समरी में अपना GST पेमेंट एडजस्ट करते हैं ठीक है। तो उस समय जैसे CGST आउटपुट, IGST आउटपुट और HGST आउटपुट, ये 3 लेजर तो डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, तो क्रेडिट में वो कैश या बैंक मांगता है, बिल्कुल ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट हम अपना CGST और IGST में पेमेंट करते हैं, पहले जाता है वो कैश लेजर में। कैश लेजर में भी जाता है, या पहले हो सकता है कि आप उसका ड्यू खड़ा कर रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक जी, है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 5.3 का अगर PR आपने पढ़ा है प्रोडक्ट रिलीज, तो 5.3 में प्रोविजन कर दिया है कि समरी जब आप एग्जिस्ट करेंगे तो आपके पास चॉइस होगी कि जनरल लेजर में पोस्टिंग करनी है या पेमेंट वाउचर में पोस्टिंग करनी है। तो जनरल 5.3 आ चुका है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ चुका है, वो 5.3 आया हुआ है। तो बिजी की ठीक साइट ठीक पे ठीक। आप चेक कीजिएगा, वो, तो उसमें अभी हाँ, तो मुझे बेसिकली ये यही कि था कि वो पोस्टिंग के टाइम पर जो है प्रॉब्लम आती थी कि वो कैश या बैंक मांगता था, जबकि मेरा ऑलरेडी पहले से कैश लेजर में होता था बैलेंस कभी कभी, उसमें या सर अभी क्रेडिट भी बैंक। प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5.3 भी नहीं है तब भी उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि आप उसमें जी करिए ये कि पहले कैश लेकर के वाउचर में चले जाइए। जब आपका वाउचर ओपन हो जाएगा, पेमेंट वाउचर, जी जी। उसको आप F6 करके कन्वर्ट कर दीजिए जर्नल में। पहली चीज तो कि वाउचर चेंज हो गया, पेमेंट से जर्नल में आ गया बिल्कुल आप। बिल्कुल। ठीक है। और वहाँ पे आपने कैश लिया हुआ है, वो कैश के अकाउंट को आप रिमूव कीजिए F9 से, और वहाँ पे GST पेबल का लेजर लगा दीजिए, तो आपका ड्यू ठीक खड़ा हो ठीक, जाएगा। जहाँ पर ये एंट्री जनरेट होती है, जहाँ पर हम एंट्री कर रहे होते हैं अंदर। ठीक ठीक। मैं दिखा देता हूँ एक बार, अगर मेरे पास कोई एंट्री एग्जिस्ट है अगर समरी में। F4 किया हमने रेगुलर GST पेमेंट, जी और ये अब जैसे ये एंट्री आ गई हमारी, ठीक है। जी आप F6 कीजिए इसको और इसको जर्नल में ले जाइए। जी। ये जर्नल में कन्वर्ट हो गई। टाइप आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए GST पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है। या वैसे ये रहेगा, यहाँ पे आपका GST पेमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। और जहाँ पे अब आपका कैश है, इसको आप F9 से हटाइए हाँ, और इसको चेंज यहाँ कर पे सकते हैं। GST पेबल का एक लेजर बना दीजिए। जी, या कैश लेजर बना लूँ। क्योंकि जनरली ये प्रैक्टिस अकाउंटेंट या CA करते हैं, क्योंकि हर मंथ के एंड में हम GST क्लियर करते हैं, GST कंप्लीट करते हैं। जी और पेमेंट जी उसकी जी जनरली होती है 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, जब भी आप यूजर करना चाहे। तो जी। तब तक के लिए 8-10 दिन के लिए आप उसको पेबल में खड़ा कर दीजिए। पेवर में करके तब कर सकते हैं। हाँ। अब ये डिटेल यहाँ ठीक। पे ब्लैंक रह जाएगी, आपकी चालान की डिटेल और ये सारी चीजें। ये डिटेल किस दिन आएगी? जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट की एंट्री करेंगे तो GST पेबल को डेबिट कर देंगे, कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो उस समय जी। चालान पे डिटेल आ जाएगी। वो चालान की डिटेल आप इस एंट्री को मॉडिफाई करके यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। तो 5.3 का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, वो इसमें जी। बिल्कुल किया जा सकता अच्छा सर, एक आपने बताया था कि सेल का एक स्ट्रक्चर था कि सेल में हम नेट ऑफ रेट डाल सकते हैं, इंक्लूसिव टैक्स। है। ठीक है। सर वो एक बार तो दिखा दीजिए डेम पर। हाँ, वो तो ये सारा तो गेम यहाँ पे सेल टाइप का, टैक्स इंक्लूसिव ले लीजिए आप यहाँ पर। अच्छा। हाँ, टैक्स इंक्लूसिव अगर आप ले लेते हैं, और जैसे हमने कहा यहाँ पर
अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी जीएसटी 18% हमने टैक्स दिया हुआ है इस आइटम के अंदर और 45,000 रुपए का प्राइस बताया हुआ सेल का। ठीक है, अब हम चलते हैं और अब आप अगर एंटर कर रहे हैं तो आप देखेंगे फाइनल बिल की वैल्यू 45,000 ही है, लेकिन इस 45,000 के अंदर रिवर्स कैलकुलेशन हो गई है। टैक्स समरी में आप देख सकते हैं टैक्स इंक्लूसिव हो गया है जी। तो ये आप टैक्स इंक्लूसिव से कर सकते हैं। अच्छा सर, एक पीडीसी से रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन। हाँ बताइए। अगर पीडीसी में मैंने कोई चेक डाला हुआ है हाँ तो सर वो बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो रिकॉर्ड रख सकता हूँ मैं उसका कि ये बाउंस हुआ था, रीजन उसमें मैं मेंशन कर दूं? पीडीसी में अगर कोई चेक है और वो बाउंस हो गया तो उसका तो पहला तो कंसेप्ट ये है कि रेगुलराइज करेंगे, क्योंकि चेक डिपॉजिट होगा तभी वो बाउंस होगा। जी। ठीक है, तो पीडीसी आप रेगुलराइज कर दीजिए पहली चीज। और बाउंस के केस में जर्नल एंट्री होती है। अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से तो हमें पता है कि बाउंस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो जी पहले तो मैं रिसीप्ट करूंगा, अगर मैं कहीं से चेक रिसीव कर रहा हूँ फिर मैं पेमेंट में उसको जो है वापस दिखाऊंगा? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा सर, बाउंस का मतलब यही होता है आपका। रिवर्स एंट्री आपको करनी पड़ती है। पेमेंट में ना दिखाइए तो जर्नल में दिखा दीजिए, जर्नल में एंट्री कर दीजिए आप। जी। अच्छा सर, एक चीज और बताई थी आपने, स्टॉक जर्नल में अगर हम अपना जो है अननेसेसरी जो स्टॉक है उसको हम खत्म कर सकते हैं। अननेसेसरी हाँ स्टॉक विशाल उसको सर। हम, हाँ जी अमित जी। सर मेरा ना 2-3 क्वेरी था, वो आफ्टर ट्रेनिंग आपसे पूछ लूँ या अभी पूछ लूँ? मैं अभी कर लेता हूँ सर, अभी हम कर लेते हैं एक बार। सर के एक क्वेश्चन और है आई थिंक, वो अभी हम सर करके फिर 2 या 3 क्वेरी है, बस छोटी छोटी सी सर, वो और कर लूँ फिर आप पूछे। आ जाते हैं सर, बिल्कुल चल रहे हैं। तो स्टॉक ट्रांसफर में था सर कि मैंने जैसे बताया था विदाउट सेल परचेज आप स्टॉक को जनरेट या फिर कंज्यूम करा सकते हैं। सॉरी, स्टॉक जर्नल के अंदर, जी। स्टॉक जर्नल के अंदर यहाँ कर सकते हैं। जनरेटेड के अंदर आपको वो बताना है जिसकी क्वांटिटी प्लस करनी है, और कंज्यूम के अंदर आपको वो सिलेक्ट करना है जिसकी क्वांटिटी माइनस। अच्छा सर, कोई भी प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी माइनस करके आप मुझे बस उस आइटम का रजिस्टर दिखा दीजिए कि वो रजिस्टर फिर अगर मैं निकालता हूँ उस आइटम का तब कैसे रिफ्लेक्ट होगा उसमें वो स्टॉक? एक एंट्री आ जाएगी सर नेगेटिव में, मैं दिखा देता हूँ इसको। जैसे हमने प्रोडक्ट बना दिया यहाँ पर, मान लीजिए ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया हमने इसका 10 पीस का। जी। ठीक है, स्टॉक जर्नल में आ जाते हैं और हम आ जाते हैं कंज्यूम में। यहाँ पे ब्रेड ले लिया। करंट स्टॉक आप देखेंगे, करंट स्टॉक नीचे दिखा रहा है आपको 10 जी। पीसेज आ रहे हैं। ठीक है, जी। यहाँ पे आपने कहा कि इसमें से 5 हमें कंज्यूम करने हैं। कोई सेल नहीं है, ठीक है। कोई परचेज नहीं है, खराब हो गया था या फेंक दिया, सेव कर दिया। ठीक है। अब हम करते हैं कंट्रोल आई, शॉर्टकट की है इन्वेंट्री जी। रजिस्टर की, और ब्रेड पे आ जाते हैं अप्रैल। ये एंट्री कुछ इस तरीके से आ जाएगी। पहले तो वो आपको दिखा देगा ओपनिंग स्टॉक था आपका, आप ठीक यहाँ है। पर देखेंगे अगर 10 पीस का, और आउट हो गई जी। 5 क्वांटिटी। अब ये आउट सेल की हुई है या जर्नल, स्टॉक जर्नल कैसे पता लगेगा? आप एंटर कीजिए और यहाँ पे वो दिखा जी। देगा स्टॉक जर्नल की एक एंट्री है, 5 पीस आपके आउट हो गए। कोई पार्टी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, जिस अमाउंट के साथ थी वो उस अमाउंट के साथ लेस होगी। ये ट्रेडिंग अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा ना सर। ये 250 रुपए का स्टॉक लेस होगा ना आपके स्टॉक की वैल्यू में से। अच्छा, स्टॉक कम हो जाएगा इतना? बिल्कुल होगा सर, 250 रुपए की वैल्यू तो बिल्कुल जाएगी। ओपनिंग में आपने 500 रुपए बताए हुए हैं 10 पीस के, और 5 पीस अगर खराब हो गए हैं और उनकी 250 रुपए की वैल्यू आप स्क्रैप कर रहे हैं तो 250 रुपए की वैल्यू स्टॉक में से लेस होगी आपके। लेकिन सेल परचेज पे इफेक्ट नहीं डालेगा? नहीं, सेल परचेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई अच्छा। परसेंट। अच्छा सर, एक और मैंने क्वेरी पूछी थी आपसे पहले, आपने बोला था कि आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन बताइए। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्रोडक्शन वाला और वर्क, टॉपिक नहीं है? जी। प्रोडक्शन तो मैंने बताया था, उसके अंदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर अगर आपको बनाना है तो वो सर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी बिजी में आपको। अच्छा। इनवॉइसिंग के फॉर्मेट आपको डिजाइन करवाने पड़ेंगे। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है उसके अंदर, या तो सेल कोटेशन या फिर सेल ऑर्डर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं आप। तो उससे ठीक आप है। फॉर्मेट डिजाइन करके निकाल सकते हैं। चलो उसमें मैं आपकी हेल्प ले लूंगा बाद में। एक हाँ, एक ये है कि हमारा टीडीएस का एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एक क्लाइंट का, टीडीएस का। उसका टीडीएस कटता है जब उसको वहां से सर्विस का अपना चेक मिलता है, तो वो टीडीएस काट करके बिल पेमेंट करते हैं। हाँ जी। 1% टीडीएस काट लेते हैं, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। ठीक है,
तो टीडीएस फिर वो हमारे जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है। हाँ। तो सर उसको लेकर के एक जरा डेमो कर दीजिए। वो मैं सर 1 to 1 करा दूंगा आपको ना, एक बार आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है टीडीएस की पूरी ना, और ठीक है बहुत सर, तो रेयर मैं 1 जगह। to 1 आपको कॉल कर लेता हाँ, हूँ। एक बार आप कॉल कर लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। अभी थैंक मैं यू एक बार वापस चलता हूँ। जी थैंक यू सर। अमित सर का सवाल था सर, अमित सर एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। सर मेरा ये था ना, ये तो मेरे को सेल्समैन का वो होता है मेरा, जैसे सेल्समैन का कोई एंट्री कर रहा है, उसका जी एक सर। पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट हो गया कि ₹1,00,000 अमाउंट के बाद उसकी एंट्री ना हो, ठीक है। ठीक है। और हाँ हाँ। दूसरा ये है कि जैसे हमारे मल्टी ब्रांच है, मल्टी ब्रांच वाइज आइटम हमारे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ब्रांच वाइज हमारे आइटम है। जैसे आपने बताया कि सर एक तो सेल्समैन अगर आप यूज कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का एक अमाउंट अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसकी बिलिंग ना की जाए। नहीं पार्टी का नहीं सर, पार्टी का नहीं, पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। सेल्समैन है, सेल्समैन अगर बिल आगे बना रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सेल्समैन जो हाँ। बिल बना रहा है उसका क्या है कि हमारा अगर सेल्समैन वाइज हमें अमाउंट चाहिए कि इतने अमाउंट के बाद सेल्समैन का बिल, वो सेल्समैन का बिल ना बने, अगर वो काटना भी चाहे तो ना कटे। मैं अभी भी क्वेरी सर ठीक से समझ नहीं पाया। सेल्समैन का मतलब आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर से है कि जो सिस्टम चला रहा है आपका? हाँ जी सर। कि जो आपका ऑपरेटर। एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर नहीं, जो हमारे सेल्समैन फील्ड में जाते हैं, सॉरी, जो हमारे सेल्समैन जाते हैं फील्ड में, जो सेल वगैरह लेकर जाते हैं, उनके हाँ ऊपर है कि उनका ये अगर ₹1,00,000 2,00,000 तक की वो सेल कर दिया उन्होंने, उसके बाद से ठीक है। आगे उनकी पेमेंट नहीं आई है, उनके अमाउंट जो है सेल्समैन की जो पार्टियां हैं उनकी ड्यू है, तो वो आगे बिल ना काट पाए। तो वो किसी भी पार्टी का ना काट पाए या जिसका ड्यू हो गया उसका ना बना पाए? जिसका ड्यू हो गया उसका ना बना पाए। तो वो अल्टीमेटली सर यही है कि क्रेडिट लिमिट हमें बिजी में यूज करना होगा अमाउंट वाला, कि वो पार्टी बेसिस पे ही ट्रैक करेगा इसको। मैंने जैसे आपको बताया था कि सेल्समैन का प्रोविजन जब हम ऑन करते हैं तो सेल्समैन पार्टी में फिक्स कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि सेल्समैन उस पार्टी के पास जाता है, रेगुलर उससे डील करता है, तो पहली चीज तो पार्टी में आप सेल्समैन फिक्स कर दीजिए कि उसका ठीक सेल्समैन है। वही रहेगा। दूसरा, हम्म। पार्टी के अंदर क्रेडिट लिमिट लगा दीजिए अमाउंट के अंदर, कि आपने कहा कि ₹1,00,000 तक की अगर लिमिट हो जाती है उसके बाद उसका बिल नहीं बनेगा। तो सेल्समैन कोई भी हो तो बिल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा पार्टी का, जब तक वो अपनी प्रीवियस बिलिंग को क्लियर नहीं करेगा। ठीक। और दूसरा जो हमारा था, 5-6 ब्रांच है, ब्रांच वाइज हमारे आइटम है, हाँ। तो मैं जिस ब्रांच को हम ओपन करें उस ब्रांच का हमारा आइटम है वहाँ पे। एक ही कंपनी में 5-6 ब्रांच, मल्टी ब्रांच इनेबल कर रखा है कस्टमर ने, तो कस्टमर की ठीक है। क्वेरी ये है कि हमारे जिस ब्रांच का आइटम, हर ब्रांच का अलग अलग है। हर ब्रांच के प्रोडक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो ब्रांच हम लॉग इन करें उसमें सिर्फ उसी का प्रोडक्ट दिखाई दें? हाँ जी। के लिए बिल्कुल सर ऑप्शन है। मैंने अभी अपने लास्ट एंटरप्राइज सेशन में एक फीचर बताया था आपको मास्टर सीरीज ग्रुप का, यहाँ पर। तो ये अगर आप, हाँ एंटरप्राइज ये, में स्टैंडर्ड में नहीं है। नहीं सर स्टैंडर्ड में नहीं कर पाएंगे हम, एंटरप्राइज में इसको अलाउ करेंगे। और एंटरप्राइज लगाई, मल्टी ब्रांच तो आप तभी कर पाएंगे ना सर जब एंटरप्राइज होगा, स्टैंडर्ड में तो ब्रांचिंग आप मेंटेन ही नहीं कर सकते। कि वो सीरीज वाइज सीरीज वगैरह बनाकर मैं कर रहा हूँ, करवाया है ना मैंने उनका। तो सर एक अल्टरनेट हो गया ना। अब अगर प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए और फीचर्स और एनहेंस करना है उनको, तो एंटरप्राइज तो मिनिमम है कि आप एंटरप्राइज उनको करवाइए जब वो 5 ब्रांचेस या 4 ब्रांचेस चला रहे हैं, और उसके अंदर मास्टर ठीक है। सीरीज ग्रुप का इनेबल करके, और यहाँ से आप उसको बाइफरगेट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब पावरफुल और एफिशिएंट फीचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसका हम्म। यूज करने में। जो भी ब्रांच होगी उसी के प्रोडक्ट उसमें ऑन होंगे। चलो ठीक है सर, ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, कॉल करता हूँ अगर कोई दिक्कत आएगी तो। राइट सर, राइट सर। सर नेक्स्ट क्वेरी थैंक लेते यू। हैं एक बार, समीर सर की क्वेरी एक बार। जी समीर सर। समीर सर। दो क्वेरीज हैं। जी सर। एक पहले तो ये है कि कोटेशन और ऑर्डर वाले रेफरेंस में, सेल्स ऑर्डर में कोटेशन जैसे हम देते हैं किसी को, एक आइटम का देते हैं, ठीक है तो सर। भाई एक पीस लेने का कोटेशन दिया, जब उसने ऑर्डर भेजा उसने 4 आइटम्स का ऑर्डर दे दिया। जब हम 4-5 सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं तो उसमें रेफरेंस नंबर में प्रॉब्लम आता है कि कोटेशन का रेफरेंस के साथ वो टैली नहीं लेता, वो कैसे उसमें वो कैसे मैनेज होगा? मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा कि पहले हमने कोटेशन दी सर एक प्रोडक्ट की, लेकिन जब ऑर्डर की बात आई तो पार्टी ने हमें उसमें 4 और प्रोडक्ट ऐड करके कोटेशन नहीं, दे दिया 4 हमें ऑर्डर। प्रोडक्ट नहीं, जो एक हाँ, आइटम का दिया मैंने, बीएस का ऑर्डर कोटेशन दिया, उसने एक ठीक की है। जगह मेरे को 4 बीएस का ऑर्डर दे दिया। 4 बीएस का ऑर्डर दे दिया, ठीक है ठीक है। हाँ, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है बेसिकली। क्वांटिटी इंक्रीज कर दी।
तो उसके लिए सर ये ऐसा है कि कोटेशन जो एडजस्ट होगी आपकी वो तो एक ही क्वांटिटी के लिए एडजस्ट होगी, क्योंकि रेफरेंस एक का बना हुआ है। तो एक तो तरीका हाँ ये है कि आप पहले या तो उसको कोटेशन को मॉडिफाई कर दीजिए 4 के अकॉर्डिंग, ओके ताकि उस पूरी ट्रैकिंग आपको बाद में भी मिल सके कि एक्चुअल कोटेशन बाद में कन्वर्ट कितने में हुई, ऑर्डर कितने में आया, इस तरीके से। क्योंकि जब हम हाँ कोटेशन बनाते हैं तो वहाँ पे आइटम वाइज रेफरेंस बनते हैं। केतन, हाँ जी सर। विशाल, जी सर। होता क्या है कि जब कोटेशन दिया जाता है तो एक ही पीस का दिया जाता है, मतलब ठीक है। मोस्टली केस में जो भी कोटेशन की प्राइस दी जाती है वो एक ही पीस की दी जाती है। ऑर्डर वो कितने का भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमने जितने का कोटेशन दिया, मतलब जितने पीस का कोटेशन दिया है वो उतने का ही ऑर्डर दे हमें। ओपन ऑर्डर होता है सर, मैं उसका समझ गया। सोल्यूशन होना चाहिए कि वो अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली हो उस रेफरेंस से। ओपन ऑर्डर होता है सर, बिल्कुल किया जा सकता है। ओपन ऑर्डर होता है, उसमें पहले पीस का जो आपने कोटेशन दिया वो एडजस्ट हो जाएगा, और ऑर्डर में जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो बाकी के 3 का और 4 प्लस में 1 यानी कि 4 क्वांटिटी का वो ऑर्डर रेफरेंस जनरेट कर देगा। तो वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या चीज आ सर रही है, उसमें मतलब आप एक बार करके दिखाओगे, क्योंकि उसमें एरर आ रहा था, इसलिए ये क्वेरी मैंने आपसे जनरेट करी। ठीक है ठीक है। विशाल विशाल पंकज बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। मैं रिप्लाई करना चाहूंगा सर। देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहला चीज है कोटेशन, दूसरा है ऑर्डर। जब भी हम कोटेशन बनाते हैं एक पीस का तो एक पीस का जनरेट होता है। अब उस कोटेशन को हमने ऑर्डर में कंज्यूम कर लिया। जब ऑर्डर में कंज्यूम करेंगे तो एक तो 1 पीस जो है ना कंज्यूम करेगा, और जितने पीस हम ज्यादा करेंगे वो जनरेट करेगा। तो कंज्यूम जनरेट में आप ना कंफ्यूज मत होइए, ऑन अकाउंट चला जाएगा बाद में कि जितने करेंगे कोटेशन। जब ऑन अकाउंट कोटेशन देखेंगे तो उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार दिखा दो कॉन्फ़िगरेशन में, दिखा दो इनको। नहीं इसी को कर दो आगे, इसी को आगे कर दो, ऊपर में ही आगे कर दो, 100 पीस कर दो। ठीक है ओके कर दो। अब यहाँ इनको दिखा देते एक बार। सेल्स ऑर्डर मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करो, F2 करो। अब ये देखिए, ये जो हमारा अगेंस्ट कोटेशन था वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। ठीक है सर, एक पीस यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ऑन अकाउंट आ गए। हाँ ठीक है ओके करो। अब ये 4 पीस का ना उन्होंने ऑर्डर का रेफरेंस 4 पीस का जनरेट कर लिया, 4 पीस जो है ऑर्डर का रेफरेंस जनरेट कर लिया। रिपोर्ट दिखा दो इनको। सर एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए। ठीक है। हाँ ये रिपोर्ट आ जाएगी सर ऑर्डर की आपकी, कि 4 क्वांटिटी आपके ऑर्डर में आ गए, और कोटेशन का जो एक ये इसमें विशाल एक चीज ये पूछना चाह रहा था, जैसे सेल्स ऑर्डर में जो ड्यू डेट आ रही है, ये ड्यू डेट कौन सी है? सेल्स ऑर्डर में जो ड्यू डेट आ रही है ये आपकी, यहाँ पर आप जब रेफरेंस जनरेट करते हैं यहाँ पे पूछता है, ये ड्यू डेट आ रही है सर। बाय डिफॉल्ट जो आपके वाउचर की डेट है ना सेल्स ऑर्डर की, वो है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इस डेट को मैं चेंज करता हूँ तो ये डिलीवरी चलान में अगर मैं करता हूँ तो ये डेट पिकअप करेगा वो वहां पे? नहीं,
वो वहाँ पे वाउचर डेट से पिक करता है सर, वाउचर डेट से पिक करेगा और ये डेट भी आएगी वहाँ पर आपकी। ठीक ठीक है। और दूसरा एक मल्टीपल अलियास का इशू था। जी पूछिए सर। मल्टीपल अलियास में मैंने जैसे एक कंपनी बनाई, उसके अंदर मैंने फिर 4 डिफरेंट एड्रेसेस पे ब्रांच ऑफिसेस शो कर दिए। जब मैं बिलिंग अलाइस कोड से लेता हूँ तो प्रिंसिपल कंपनी दिखाता, दूसरे चेंजेस नहीं दिखाता, वो क्या रीजन हो सकता है? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपने शायद बिलिंग शिपिंग इनेबल नहीं किया हुआ है। बिलिंग शिपिंग इनेबल किया है सर आपने? क्या किया है? बिलिंग शिपिंग डिटेल का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है क्या? हाँ सेल्स के अंदर सीरीज में ये ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप लोग अगर स्क्रीन देख रहे हैं मेरी, बिलिंग शिपिंग का हमने इसको सेव कर दिया और एक मल्टीपल अलियास हमने कर दिया यहाँ पर। हाँ ये तो मेन अलियास हो गया और यहाँ पे हमने अलियास हाँ नंबर 2 हाँ एड्रेस हमने कर दिया रोहिणी सेक्टर 10। हाँ, ये सब किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही करना है। आप देखेंगे मेन लेजर के अंदर एड्रेस है ईस्ट दिल्ली का और सेकंड एड्रेस है हमारा रोहिणी सेक्टर 10 का। हमने सेव कर दिया हाँ इसको। हाँ सेल्स में चलते हैं, ऐड करते हैं हम। अब यहाँ पे हमें लेना किससे, पहली चीज तो सिलेक्ट करनी है, हमने कहा 2 नंबर से बिलिंग करनी है हमें। तो आप देखेंगे हाँ, यहाँ पर देखिए बिलिंग डिटेल में एड्रेस ऑटोमेटिकली पिक हो गया आपका बिलिंग डिटेल वाला, वो यानी कि नहीं 2 आ रहा नंबर। मेरे पास। जो मैंने सेटअप बनाया उसमें ये एरर नहीं आ रहा, इशू ये आ रहा ये, था। ये विंडो खुलती है सर आपके पास बिलिंग शिपिंग की? नहीं खुल रही है। आप दिखा दीजिए, वो कोई नहीं सर, हाँ सर आप एक बार दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं, दिखा दीजिएगा। ठीक है है ना, वो देख लेंगे सर। राइट। नेक्स्ट क्वेरी है अनन्या सेल से सर की, एक बार पूछेंगे सर। अनन्या सेल से सर एक बार अनम्यूट कीजिएगा। चेतन आई थॉट है नहीं शायद session में। हाँ तो नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं, दानिश सर की है सर, एक बार पूछेंगे अपनी क्वेरी। विशाल, जी सर। ये मास्टर पे आइटम पे जाओ एक बार जरा, मास्टर पे आइटम पे। ठीक है सर, आ गए। इसमें जो नीचे ये आता है ना टैक्स इंक्लूसिव प्राइस, हाँ हाँ ठीक है सर। टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, हाँ जी। इसका क्या इफेक्ट आता है, कैसे काम करता है ये? टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस बेसिकली यहाँ पे जो आप मास्टर अगर में सेल प्राइस, मास्टर के अंदर जो डिफॉल्ट सेल प्राइस जो आप बता रहे हैं सर 1200 रुपए जैसे एग्जांपल बता दिया और 18% आपने सिलेक्ट कर दिया, तो ये 1200 रुपए की वैल्यू को ट्रीट कर लेगा टैक्स इंक्लूसिव कि इसी के अंदर आपका 18% टैक्स इंक्लूसिव है, ये मान के चलता है। अच्छा, अगर हम इस पे आइटम वाइज पे जाके बिल बनाएंगे, अगर हम आइटम वाइज पे जाके बिल बनाएंगे इसका, यहाँ पर आप या देखिए मल्टी रेट में बनाएंगे तो क्या उसमें आएगा? आइटम वाइज के अंदर जो इसकी टैक्सेबल Okay. वैल्यू होगी 1200 रुपए में लेस करके वो ये टैक्सेबल बना देगा, यानी कि अल्टीमेटली वैल्यू इसकी 1200 रुपए ही रहेगी। अच्छा, और अगर हम सिंगल उस पर बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए 18% पे भी बनाते हैं उसको, एलजीएसटी 18% पे, तब भी सर आपका सर मैं टैक्सेबल जो आएगा वो अपने आप ही ले लेगा। मैं एक बार जी उसका मतलब ये है, क्या कभी कभी क्या होता है ना, हम टैक्स को बायफरकेट करके लिखने में थोड़ा सा परहेज करते हैं। हम कहते हैं ये 1800 रुपए का टैक्स पेड है, ये 1800 रुपए का टैक्स पेड है। 2 तरीके से है, 1800 रुपए में से टैक्स को माइनस करके किया जाए, या मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ 1800 रुपए टैक्स पेड 18% है। तो ये जो 1200 है ये टैक्स पेड है और टैक्स कितना है 18%। तो जो बेस प्राइस लेगा, सेल प्राइस 1200 नहीं है, कभी भी नहीं होगा, इसमें से -18% करके दिखाएगा आपको, अगर इंक्लूसिव टैक्स सेल प्राइस करेंगे। हाँ जी सर समझ गया था। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो हमारा मोबाइल ऐप है उसमें जब हम सेल ऑर्डर को हम पंच करेंगे तो क्या हमें जब हमारे सिस्टम पे वो ऑर्डर खुलेगा तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि वो पंच किसने किया है? 100% पता लगेगा सर। यूजर का नाम लिख के आएगा, मेंटेन डेटा चेकलिस्ट ऑन कर लीजिएगा आप, और सीरीज भी आपकी अलग बनेगी यूजर वाइज। जैसे मैंने बताया आपको कि यूजर वाइज आपको मोबाइल ऐप के लिए सीरीज अलग बनानी पड़ेगी सेल्स ऑर्डर में,
तो वो आप सीरीज का नाम भी अपने एग्जीक्यूटिव के नाम से बना सकते हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक सॉल्यूशन उसका आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें मेंटेन डेटा चेकलिस्ट जो हमारा फीचर होता है जर्नल के अंदर, जिससे हमें पता लगता है कि यूजर ने कब मॉडिफाई किया है, कब क्रिएट किया है, ये बिल में आ जाएगी। तो ये आप ऑन करके चलिए वो इनेबल तो बिल के लास्ट, हाँ बिल के लास्ट में हमें पता लग जाएगा कि कब और किस समय वो बनाया गया। ये चीज मतलब परचेज ऑर्डर पे मालूम पड़ जाएगा हमें, ऑर्डर पे, सेल ऑर्डर पे पता लगे। और ऐसे ये जब वो रिसीप्ट की एंट्री डालेगा वो, तो वहां पे मालूम पड़ जाएगी। सर ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, जितने भी वाउचर्स बिजी में होते हैं सभी वाउचर्स में प्रोविजन होता है। जब हम मेंटेन डेटा चेकलिस्ट करते हैं तो वहाँ पे नीचे दिखाता है कि ये किसने इनेबल किया है, किसने क्रिएट किया है। अभी जैसे आप ब्लैंक देख रहे हैं, मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ यहाँ पर, वापस सेव, आप नीचे देखिए मेरे पॉइंटर के पास मॉडिफाई बाय ए आ गया इसके अंदर, और टाइम और डेट आ गया। मैं समझ गया। इसी जगह पे क्रिएटेड बाय आ अच्छा, दूसरा जब वो रिसीप्ट देगा, जब वो रिसीप्ट की जो है एंट्री करेगा अपने यहाँ, एक तो उसमें वो नहीं आ रहा कंपोनेंट उसके अकाउंट के कि भाई बाई चेक है या क्या है, मतलब सिर्फ नरेशन आ रहा है। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है कि आगे उसमें वो आ जाएगा, अकाउंट के कंपोनेंट भी आ जाएंगे? 100% है। इंस्ट्रूमेंट डिटेल की आप बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट डिटेल का जो बिजी में फीचर है, जहाँ पे हम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन और इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, तो वो बिल्कुल सर आगे फीडबैक में दिया हुआ है हमने। और क्या वो वहां से, ओके, अच्छा, वो जैसे उसने रिसीव लिया, मान लीजिए किसी से चेक लिया, तो वो उसको रिसीप्ट उसको क्या उसमें है कि उसको डायरेक्ट पार्टी को मेल हो जाए या व्हाट्सएप मतलब कोई भी चला जाए कि उससे हमने ये रिसीव कर लिया है? सर वो वैसे देखिए सजेशन तो ये है कि जब तक सर्वर पे ना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ सर, सजेशन तो रिकमेंडेशन ये है कि जब तक वो सर्वर पे ना आ जाए तब तक ये अथॉरिटी आप यूजर को तो ना ही दीजिए कि वो वहीं से डायरेक्टली रिसिप्ट की उसको एक्नॉलेजमेंट दे दे। लेकिन फिर भी अगर किसी सिनेरियो में आप कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट देने की जरूरत है, तो उस एंट्री को आप पीडीएफ के अंदर शेयर कर सकते हैं। बिजी मोबाइल ऐप में प्रोविजन होता है पीडीएफ शेयर करने का। अच्छा, मतलब जो एंट्री हमने की है उसकी पीडीएफ हम उसको शेयर कर सकते हैं, उसको बंदे को? अच्छा, बाकी अच्छा, दूसरा ये, और एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे कि उसने मान लीजिए ऑर्डर पंच किया या रिसीप्ट पंच की, तो क्या वो वहां पे अप्रूवल के लिए जा सकती है वहां पे? बिल्कुल जा सकती है। अप्रूवल अगर आपने इनेबल किया हुआ है और आपने बताया कि इस यूजर से अगर एंट्री होगी तो बिना अप्रूव के अकाउंट्स में नहीं जाएगी, तो जैसी वो एंट्री सिंक होगी वो अप्रूवल में चली जाएगी सर। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके, डन, मेरी तरफ से डन है अभी। हाँ विशाल सर, ये अभी तक की लास्ट क्वेरी थी सर की ना, बाकी तो अभी कोई क्वेरीज है नहीं। एक बार किसी की क्वेरी है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं चैट बॉक्स में। टिल देन पंकज सर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारा सर लास्ट सेशन है और हम अपनी ट्रेनिंग को एक बार ओवर कर रहे हैं। सभी लोगों से हमने एक अनाउंसमेंट जस्ट ये इस प्रकार से की है कि टाइम टू टाइम हम एक बार अभी आफ्टर डेज में आने वाले टाइम में हम दोबारा से सेशन शेड्यूल करेंगे ताकि रिव्यू कर सके कि कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ तक उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी मैं आपसे एक बार कहूँगा कि आप एक बार अगर कुछ कहना चाहें सर सेशन के बारे में या पार्टनर से। बिल्कुल, थैंक यू विशाल, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आपका बड़े सारे फीडबैक्स हमारे पास में आए और ये फ्रूटफुल हुआ है। और ये तो रियल में यही सब बताएंगे जो आपके पार्टिसिपेंट है, जो कितना अच्छा इनको लगा और कितना इनके लिए अच्छा हुआ, फ्रूटफुल हुआ, यही सब करेंगे। और मीनवाइल एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जो ये हमारा बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हमने 2 बैचेज किए और 2 बैचेज में अच्छे खासे गैदरिंग रही और कंटिन्यूअसली जो है ये बड़े अच्छे ढंग से चलता रहा। साथ में इसी के बेस पे हमने एक नया और भी प्लान किया, नया बैच और भी प्लान किया है। तो मान लीजिए अगर आपके एम्प्लॉय हो गया, कोई एसोसिएट हो गया जो रह गया हो इनसे, तो प्लीज आप ना एक बार अपने आरएसएम से कांटेक्ट करें या रंजन सर से कांटेक्ट करें, फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके दें, उस बेस पे ना उनको भी इनरोलमेंट की जाएगी। और आप सब एक बार फीडबैक जरूर शेयर करें कैसा लगा, और हमें आप रेट जो है ना बिल्कुल दें इसका, ठीक है सर? किसी का और कोई सर फीडबैक टेक्निकल के साथ में और कोई दूसरा भी कुछ चाहते हैं जो नया हो? सर ये मैं रांची से बोल रहा था, रांची से बोल रहा था सर, इसका ये वीडियो कैसे शेयर करेंगे, कब मिलेगा हम लोग को? वीडियो मिल जाएगा, वीडियो शेयर हम कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा।
सारे यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा इसका। हमने ग्रुप पे ये शेयर हम कर लोग दिया है। अच्छा, हम लोग वो मीटिंग वाइज शेयर किए है ना आपने, डे हाँ, वाइज? पूरा सेशन वाइज। हाँ जी, हाँ जी। सेशन वाइज। दादा और हाँ जी, बोलिए रानेश जी। जी सर, सुन रहा हूँ, बोलिए। आपके लिए विशाल के लिए और केतन के लिए कमेंट है, एकदम झकास। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, हम लोग थैंक प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया है इसको। बट सब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। हाँ जी। सर ये तो टेक्निकल ट्रेनिंग थी हम सभी लोगों की, और सर ने जैसा कहा मैं भी सर की बात को आगे लेकर के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो भी आपके सजेशंस, फीडबैक या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ बीते 10 से 15 दिनों के अंदर सेशन के दौरान, और सेशंस को लेकर के कोई भी जो सजेशंस है वो आप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है सर वहाँ पर शेयर कीजिएगा। हमें अच्छा लगेगा जान करके कि हमारी जो मेहनत है वो कहाँ तक गई आप लोगों के साथ, और कहाँ तक हम लोग आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जैसा हमने बताया कि आने वाले टाइम में हम दोबारा से सेशंस अरेंज करेंगे और सेम ग्रुप में आप लोगों को एक बार इंटीमेट करेंगे, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और फॉर द टाइम बिंग अगर कोई भी क्वेरी रहती है इन चीज़ों को लेकर के, तो बिजी की सपोर्ट हेल्पलाइन ऑलवेज सर आपका वेलकम कर रही है। चैनल सपोर्ट डेस्क ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है सर, कॉल कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा, कोई हेजिटेशन नहीं है। और इसी के साथ सर फॉर्मली मैं सेशन एक बार एंड करूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड वैल्यूएबल अटेंशन। Thank you everyone for joining us so patiently with us for a training session. And we just hope अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी आप चैनल सपोर्ट पे हमसे पर्सनली बात करें। Thank you everyone. Thank you विशाल, thank you very much. Thank you so much, Viशाल. Yes. Thank you sir. Thank you Pankaj sir for this opportunity. Okay, okay. Thank you. Bye bye. Thank you. गुड लक। Thank you sir, thank you.